Hello everyone, welcome to the Gateway Classes. I am नीरज तोमर teaching you engineering chemistry. आज का हमारा टारगेट रहेगा यूनिट 1 कंप्लीट करने का और वो भी वन शॉट में। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहला टॉपिक इसमें है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स ड्रॉ करने और उसका थ्योरेटिकल पार्ट दैट इज पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसके पोस्टुलेट्स में आपको क्या क्या चीजें मेंशन करनी है एग्जाम में, ये वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ कि ये रहेगा आपका। सबसे पहला आप इसमें ये बताएंगे कि ये डिस्कवर किसने किया था, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी। ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवर की थी, दैट इज हॉर्न्स एंड मुलिकन, वो भी ईयर 1932 में। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी में आप किस तरीके से, मतलब ये थ्योरी आई क्यों और इसमें क्या क्या चीजें हुई। यानी ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि दो एटम से कंबाइन होके जो हमारा मॉलिक्यूल बना उसमें क्या कंसेप्ट आपका आया, उस चीज को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने कहा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी सेम एनर्जी है और सिमेट्री है वो कंबाइन होंगी टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट, यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LCAO, यानी ये है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी हमने ये कहा कि हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके क्या बना रही हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और कैसी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी, जिनकी एनर्जी और सिमेट्री सेम होगी। अब ये आपकी कंबाइन किस तरीके से करेगी, यानी हमने ये बोला कि हमारे पास दो एटम्स हैं A और B, और जब भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं तब हमने यहाँ पे एक चीज पढ़ी है पहले भी कि जब भी हम इसकी बात करेंगे तब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, वेव फंक्शन दैट इज साई A एंड साई B। तो दो एटम्स की जब हमने बात की, एटम A एंड एटम B, और वहां पे हम उसका साई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो आपकी बनेगी वो कैसी बनेगी, साई A प्लस माइनस साई B, यानी ये आपका एडिटिव ऑर्बिटल्स भी बनेंगी और सब्सट्रैक्टिव ऑर्बिटल्स भी बनेंगी। अब आपकी एडिटिव ऑर्बिटल्स कैसे बनी, टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, नंबर 1 बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब जो आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी एडिटिव ओवरलैपिंग से एटॉमिक वेव्स की, तब आप क्या कहेंगे कि ये आपकी बनेंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगी आपकी। तो इसमें हमने इसको डिफाइन किया साई बी फंक्शन से, और यहाँ पे साई बी फंक्शन को हमने डिफाइन किया साई ए प्लस साई बी। अब इसी तरीके से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करेंगे जो बनी होंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड बाय सब्सट्रैक्टिव ओवरलैप ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वेव फंक्शन इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग। यानी जहां पे हमने एडिटिव ओवरलैप की बात की वहां पे हमने साई A प्लस साई B यानी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन बताया, और जहां पे हमने कहा कि सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ वेव फंक्शन है वहां पे हमने बोला कि यहाँ पे हमारी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगी जिनको हमने डिफाइन किया साई A से, दैट इज इक्वल्स टू साई A माइनस साई B। अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड is always equal to the number of atomic orbitals taking part in the bond formation। यानी जितनी भी आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगी वो आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगी सेम नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से। अब इसके बाद हम अगर बात करें एनर्जी लेवल की, तो एनर्जी लेवल ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस देन द इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी जितनी भी आपकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगी उनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल से। यानी जिस एटॉमिक ऑर्बिटल से आपकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी उसकी एनर्जी आपकी क्या होगी, कम होगी। सो द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल। यानी जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करेगा। इसी का जस्ट अपोजिट आपका किस केस में होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में। एनर्जी लेवल ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज more than that of the individual atomic orbital. So the electron present in the bonding anti-bonding molecular orbital destabilizes the
मॉलिक्यूल। यानी यहाँ पे हमने ये कहा कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल को डीस्टेबलाइज करेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल completely lose their identity after the formation of molecular orbital। यानी हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जितनी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया, तो वहां पे उसकी आइडेंटिटी कंप्लीटली लॉस हो जाएगी, यानी उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज नहीं रहेंगी। यानी जैसे ही फॉर्मेशन हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, तो एटॉमिक ऑर्बिटल की आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमने किसके बेसिस पे की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हमारे पास 3 लॉ हैं, ऑफ्बो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब हमारे एक साइंटिस्ट थे ऑफ्बो, जिन्होंने हमें क्या बताया था कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखते हैं। यानी हम जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं इंक्रीजिंग एनर्जी के लेवल में, उसी तरीके से हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने हमें क्या बताया था कि एक ऑर्बिटल में, यानी अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 1s है, तो एक ऑर्बिटल में आपके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की अपोजिट स्पिन में होंगे। कि अगर मैंने कहा कि एक +12 तो दूसरा क्या होगा, -12। ये 1/2 है तो ये -1/2। तो इस कंसेप्ट को किसने बताया था, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो यही सारी चीजें हम फॉलो करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग के टाइम पे। अब बात कर लेते हैं हम हुंस रूल की। अब हुंस रूल ने क्या बताया था कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, यानी अगर हम बात करें p ऑर्बिटल की, यानी अगर मैं कहूं कि 2p ऑर्बिटल है, तो 2p में हमारे पास x भी है, y भी है और z भी है, यानी 2px, 2py एंड 2pz। अब जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, मान लीजिए हमारे पास p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करूंगी, फिर 2 यहाँ और रिमेनिंग 1 यहाँ। हुंस रूल ने ये बताया था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले आपको कंप्लीटली ऑल ऑर्बिटल में फिल करने हैं, यानी p आपका पहले कंप्लीटली हाफ फिल होना चाहिए। उसके बाद अगर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब उसके बाद आप पेयरिंग स्टार्ट करें। इसी तरीके से p में हमारे क्या होने चाहिए, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी ये बात हमें बताई थी हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। यानी हुंस रूल ने हमें ये सारी चीजें बताई थी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पास हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करेंगे पहले कंप्लीटली हाफ फिल अपनी सारी ऑर्बिटल्स में, उसके बाद हम पेयरिंग स्टार्ट करते हैं इन केस ऑफ p, d एंड f। अब इसके बाद अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, तो ये हैं हमारी पॉलीसेंट्रिक इन नेचर। पॉलीसेंट्रिक क्या होता है कि इसमें हमारे एटम्स कंबाइन हो रहे हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो यहाँ पे जितने भी एटम्स हैं उनका अपना अलग से न्यूक्लियस है। तो इसीलिए अगर हम इनके सेंटर की बात करें, तो इनके पास क्या है, जितने न्यूक्लियस उतने ही सेंटर। यानी अगर हम N2 मॉलिक्यूल की बात करें, तो वहां पे 2 N के 2 डिफरेंट न्यूक्लियस हैं, जिनसे कंबाइन होके हमारा क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल। तो इसलिए हमने इनको कहा पॉलीसेंट्रिक। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की कि हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, तो हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 2 टाइप से। यानी अगर हमारे पास सीरीज है हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक, तो हमें पता है कि हमारा ये मेथड फॉलो होगा, यानी हमारा पाई पहले आ जाएगा और सिग्मा बाद में। लेकिन अगर इसकी बात करें, जब हम ऑक्सीजन से N2 की बात करते हैं, यानी यहाँ पे हमने बात की इलेक्ट्रॉन्स 2 to 14 और 14 से ज्यादा, तब हमने क्या बात की कि यहाँ पे हमारे पास पैटर्न फॉलो होगा इस तरीके से, यानी सिग्मा आपका पहले आ जाएगा, फिर पाई के एंटी बॉन्डिंग एंड देन सिग्मा स्टार। ये सारे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे जब हम 1 by 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से हम मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स बनाना शुरू करेंगे, यानी डायग्राम जब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद अगर हम कहें कि मॉलिक्यूल और आयन with one or more unpaired electron in the molecular orbital are
पैरामैग्नेटिक, यानी जब भी हम अनपेयर्ड की बात करते हैं तब हम मैग्नेटिक बिहेवियर डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूल का, तो हम उनको डिफाइन करेंगे उनके पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे। अब अगर मैं ये कहूं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तब हम उसको क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट ऑल आर पेयर्ड, देन वी कैन कॉल्ड इट डायमैग्नेटिक इन बिहेवियर। अब अगर हम बात करें स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ की, तो हम इसको भी एक्सप्रेस करते हैं किसकी फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। अब अगर हम देखें कि बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन क्या है, तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ बॉन्ड लेंथ। कि अगर आपसे कभी भी ये पूछें कि आपको N2 दे दिया, N2 प्लस N2 माइनस, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि डिफाइन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो यानी आपको बॉन्ड ऑर्डर का डिक्रीजिंग ऑर्डर डिफाइन करना है, तब आप इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर हम बात करें कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के, यानी अगर हमसे यही चीज पूछी जाए कि N2, N2 माइनस, N2 प्लस में तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, तब हम स्टेबिलिटी के ऑर्डर में हम इसका क्या देंगे रिलेशन, कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यानी इन दोनों के ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या तो वो रिलेशन पूछे स्टेबिलिटी में या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में, तो आपको डायरेक्टली उसी का ऑर्डर लिखना है जिसका आपसे पूछा गया, यानी ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये आपसे बॉन्ड लेंथ पूछता है तो आपको बॉन्ड ऑर्डर का रिवर्स पैटर्न लिखना है, यानी अगर आपसे इंक्रीजिंग पूछा है तो बॉन्ड ऑर्डर का डिक्रीजिंग लिखेंगे, और उसका डिक्रीजिंग लिखा है तो बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग लिखेंगे, यानी डिक्रीज करके लिखेंगे उसका अपोजिट, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर एक आपका इंक्रीज होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर आपसे कोई पूछे कि इसको डिफाइन करें, तो आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2, यानी ये 1/2 है किसका, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी आप इसको इस एक्सप्रेशन से डिफाइन करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू NB माइनस NA, या फिर NB माइनस NA डिवाइड बाय 2। अब अगर सिग्निफिकेंस की बात करें कि बॉन्ड ऑर्डर से हमें क्या पता चलेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, अगर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव है या 0 है, तब हम क्या कहेंगे कि मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल एंड इट डजंट एग्जिस्ट। अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका पॉजिटिव है, तब हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा और स्टेबल भी होगा। अब अगर यही बात हम कहें कि मॉलिक्यूल के पास बॉन्ड ऑर्डर +1, +2, +3 है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मॉलिक्यूल हैज सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड रेस्पेक्टिवली। यानी बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 आता है तो हम क्या बताते हैं कि वहां पे सिंगल बॉन्ड है दोनों एटम्स में, डबल है तो हम क्या बताते हैं, डबल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो यानी n की वैल्यू आपकी 3 आती है बॉन्ड ऑर्डर में, तब वहां पे हम क्या बताते हैं कि हमारा जो बॉन्ड है वो ट्रिपल है, इसीलिए वहां पे हमारी वैल्यू बॉन्ड ऑर्डर की 3 आई है और 2 आई और 1 आई है। इस हिसाब से हम क्या डिफाइन कर पाते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये मोनोसेंट्रिक हैं क्योंकि ये एक ही एटम का न्यूक्लियस है इनके पास। अब अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, पॉलीसेंट्रिक, दीज आर लेस स्टेबल, यानी ये हमारी क्या हो जाएंगी इसकी कंपैरिजन में, मोर स्टेबल। एटॉमिक ऑर्बिटल आर ऑफ सिंपल शेप, यानी इनकी शेप जो है वो सिंपल है, लेकिन हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप की अगर हम बात करें तो इनकी शेप कॉम्प्लेक्स है। अब इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल है, S, P, D एंड F रेस्पेक्टिवली। लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो हमारे पास क्या है, हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा और पाई की फॉर्म में, यानी जो भी हमारे बॉन्ड बनते हैं मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में, सिग्मा एंड पाई। और सिग्मा और पाई हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसी होती हैं, एंटी बॉन्डिंग भी होती हैं। तो अगर हम इसके एंटी बॉन्डिंग की बात करेंगे तो यानी सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार, और
पाई का बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार। यानी आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी हैं। अब अगर हम बात करें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो ये हमने सबसे पहले क्या बताया कि इनका फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। यानी अगर एडिटिव ओवरलैपिंग है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा कैसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, बॉन्डिंग। और अगर सब्ट्रैक्टिव है तब हम किसकी बात कर रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो इसको जिस तरीके से हमने ऊपर डिफाइन किया ऐसे ही हम इसका रिप्रेजेंटेशन देंगे कि इसको हमने सिंबलाइज किया, यानी सिंबल से बताया कि साई बी दैट इज इक्वल्स टू साई ए प्लस बी दैट इज एडिटिव ओवरलैपिंग। अब अगर यहाँ पे हम बात करें सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग की तो हमने इसको डिफाइन किया साई ए से, साई ए इज इक्वल्स टू साई ए माइनस बी। यानी यहाँ पे ए और बी आपका क्या है, कैपिटल्स में एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी ये आपके एटम्स हैं दो और ये इनकी एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशन की, तो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अगर एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब अगर इनकी एनर्जी की बात करें तो केमिस्ट्री में आपको एक चीज हमेशा याद करनी है कि जिसके पास लेस एनर्जी वो आपका हाईली स्टेबल। तो आपके पास लेस एनर्जी किस में है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, और यहाँ पे आपकी क्या है, हाई एनर्जी। और ये हाई एनर्जी आपके पास है तो आपको हमेशा क्या याद रखना है कि उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यानी एनर्जी और स्टेबिलिटी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी आपने क्या बताया कि आपके पास जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है वो क्या है, सिग्मा और पाई। और इसी तरीके से अगर आपने सिग्मा के ऊपर स्टार लगाया और पाई के ऊपर स्टार लगाया, यानी इसको अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो हम कहेंगे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड इन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे कहाँ होंगे, दोनों न्यूक्लियस के बीच में। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो हाइयर कहाँ पे होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। अब अगर हम बात करें मॉलिक्यूल ऑर्बिटल डायग्राम, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे सिलेबस में N2, O2, F2, HCl, HF और BE। अब यहाँ पे इसके डायग्राम को आप किस तरीके से ड्रॉ करोगे वन बाय वन, ये सारी चीजें हम अब डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही आपने ये पता चला आपको कि आपको N2 का MO डायग्राम ड्रॉ करना है तो आपको N की कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। अब N की कॉन्फ़िगरेशन पता होने के लिए क्या चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अब N का एटॉमिक नंबर है 7। अब जैसे ही आपको एटॉमिक नंबर 7 पता चला तो आप क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p3। अब जैसे ही ये कॉन्फ़िगरेशन एक एटम की है तो इसी तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख लेनी है दूसरे एटम के लिए। तो यानी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पता चले, 7 + 7 दैट इज 14। तो अब आपको जैसे ही ये पता है कि आपका सबसे पहला, यानी आपकी ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखी इंक्रीजिंग एनर्जी के वे में लिखी, तो यानी आपको जब भी डायग्राम ड्रॉ करना है नीचे से ऊपर की तरफ तो आपको किस तरीके से करना है, आप सबसे पहले 1s ऑर्बिटल की बात करेंगे। तो यानी ये अगर 1s ऑर्बिटल है तो ये आपका N का एटॉमिक ऑर्बिटल। इसी तरीके से सेम हम क्या बात करेंगे सेकेंड एटम के लिए, दैट इज ये भी हमारा क्या है, N एटम और N की एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर अब बात करें ये बीच में जो हमारी ऑर्बिटल्स बन रही हैं ये हमारी क्या है, N2 की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मैंने ये चीज आपको अभी पोस्टुलेट्स में बताई कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 टाइप्स की हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अब अगर मैं ये बात करूं कि ये दोनों एटम्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो यानी ये दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके इन्होंने मिडिल में क्या बनाया, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो टाइप की, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो ये बीच में आपका क्या बन रहा है, N2 मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसमें दोनों ही ऑर्बिटल आपकी एग्जिस्ट करेंगी। तो अगर अब बात करें 1s और इस 1s की, तो आपने ये देखा कि दोनों का एनर्जी लेवल बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, होमोन्यूक्लियस, यानी होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, यानी दोनों का क्या है, न्यूक्लियस सेम है और दोनों की एनर्जी सेम। तो यानी यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है ये इंक्रीज कर रही है। आपने इसको इसी तरीके से बनाया, पहले 1s, फिर उसके बाद 2s और उसके बाद 2p, यानी जैसे आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा उसी तरीके से डायग्राम ड्रॉ करना शुरू किया। अब 1s में हमेशा क्या बनता है, सिग्मा और सिग्मा स्टार, यानी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बात करें तो सिग्मा बनेगा और एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो सिग्मा स्टार बनेगा। ये आपका 1s में भी और 2s में भी दोनों सेम। अब अगर इसी तरीके से हम बात करें, यहाँ पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड भी बनेगा और सिग्मा भी बनेगा। तो इसी तरीके से पाई का क्या होगा, पाई एंटी बॉन्डिंग यानी पाई स्टार, और सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग यानी सिग्मा स्टार। अब जब भी हम एस की बात करें तो एस में क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, और यही हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अब इसी तरीके से हमने क्या किया, जैसे ही हमारे पास ये पता चला कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कहाँ है, 1s में और 2 इस 1s में, तो यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्डिंग में और 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके एंटी बॉन्डिंग में। इसी तरीके से 2s का सेम बन जाएगा। अब 2s में भी हमारे पास क्या है, सिग्मा, तो यानी सिग्मा का बॉन्डिंग यानी सिग्मा 2s और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। और यहाँ पे ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, यानी कॉन्फ़िगरेशन से ये चीज़ हमें पता चली कि हम 2s में अगर ड्रॉ करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के पास और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के पास, तो यानी आपके पास बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए और एंटी बॉन्डिंग में भी। अब हम बात करेंगे पी की, तो यानी पी में हमारे पास सिग्मा भी है और पाई भी है। तो अब हमें ये देखना है कि पाई के एंटी बॉन्डिंग भी है और सिग्मा के भी, तो सिग्मा हमारे पास कितना बनेगा, यानी पी की अगर हम बात करें तो पी में हमें क्या पता है कि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3। तो यानी हुंस रूल के हिसाब से हमें इस तरीके से फिल करना है, यानी 2px 2py और 2pz। अब हमें ये चीज देखनी है कि हमारे पास यहाँ पे कहाँ पाई बनेगा और कहाँ z बनेगा, यानी कहाँ सिग्मा बनेगा और कहाँ पाई बनेगा। अब अगर सिग्मा की बात करें तो हम एक चीज हमेशा याद कर लेंगे इन डायग्राम्स में कि अगर हमने 2pz में सिग्मा बनाया है तो बाकी के रिमेनिंग जो हमारे बॉन्ड्स बनेंगे वो हमेशा क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे। यानी अगर एक सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है तब उसके बाद हमारे पास 2 बॉन्ड कैसे बनेंगे, पाई। ये हमें कहाँ से पता चला था, ये हमें बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साइंटिस्ट ने कि अगर एक सिग्मा है तो बाकी के 2 बॉन्ड पी में आपके पाई बनेंगे। अब जैसे ही ये पता चला तो अब हमारे पास क्या है, इसी तरीके से दूसरे एटम का पी भी है, यानी इसके पास भी 2px 2py और 2pz। इसी तरीके से इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे ही सेम यहाँ पे सिग्मा यहाँ पे पाई, अब हमें क्या पता है कि 2 पाई और 1 सिग्मा, तो यानी सिग्मा की एनर्जी अलग होगी और पाई की एनर्जी अलग होगी, लेकिन इन दोनों पाई की एनर्जी सेम होगी, यानी इनकी एनर्जी इक्वल, और इन दोनों की एनर्जी इक्वल, और ये सिग्मा अलग और ये सिग्मा अलग। तो यानी अगर मैं ये कहूँ कि इनकी एनर्जी इस हिसाब से होगी कि ये दोनों पाई एक साथ होंगे, ये सिग्मा यहाँ पे अलग से, इसी तरीके से क्या बनेंगे, इनके एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि सिग्मा की एनर्जी कहाँ है और पाई की एनर्जी कहाँ है, ये हमें पता चलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने से। यानी अब ये भी तो हो सकता है कि इसकी एनर्जी नीचे हो, यानी ये पैटर्न इस तरीके से ना बना के ये इस तरीके से बने, इसका जस्ट अपोजिट जैसे मैंने पहले बनाया था। अब अगर ये इस तरीके से बनेगा तो भी हमें नहीं पता। अब ये आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको कैसे पता चले, हमारी कॉन्फ़िगरेशन से और एटॉमिक नंबर से। यानी जैसे ही आपको एटॉमिक नंबर पता चला तो वैसे ही आपको इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए,
यानी अगर मैंने कहा कि n एटम का एटॉमिक नंबर 7 है, तो n का एटॉमिक नंबर 7 यानी इलेक्ट्रॉन 7, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास है ऐसे ही दूसरे एटम के पास है, तो यानी 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन 14 इलेक्ट्रॉन से मुझे क्या पता चला कि मेरे पास पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, H2 से N2 तक की सीरीज में। अब H2 से यानी हाइड्रोजन से लेके N तक का जब भी हम बात करेंगे यानी उसका मॉलिक्यूल बनाएंगे 2 एटम्स लेके, तो हमें क्या करना है, हमें पैटर्न फॉलो करना है 2 1 2 1। 2 का मतलब है आपके दोनों पाई बॉन्ड यानी 2 बॉक्सेस, 1 का मतलब आपका सिग्मा बॉन्ड, और ये आपका फिर से 2 यानी पाई बॉन्ड, और ये आपका सिग्मा बॉन्ड। अब आपने हमेशा क्या बात की है कि आपका सिग्मा कहाँ बन रहा है, यानी 1 बॉक्स आपने जिसको डिफाइन किया वो आपका है 2pz, यानी इसको हम क्या बोलेंगे 2px 2py, को बोलेंगे 2pz। और यहाँ पे कैसा बॉन्ड बन रहा है पाई, तो यानी इसको बोलेंगे पाई 2pz पाई 2py, और इसको बोलेंगे सिग्मा। अब इसी तरीके से ये दोनों आपको क्या याद रखनी कि ये नीचे वाले दोनों आपके क्या है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसी तरीके से ये ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये आपके एंटी बॉन्डिंग है और ये नीचे वाले आपके बॉन्डिंग है, तो इनको जब आप लेबल करोगे इनका नाम दोगे तो इनमें क्या लग जाएगा स्टार, यानी ये हो जाएगा पाई स्टार 2px, और ये इधर वाला हो जाएगा पाई स्टार 2py, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, क्योंकि हमने z में क्या बनाया सिग्मा, तो उसका एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। अब ये चीज जब हमें पता चले कि हमने N2 की बात करनी है, तो N2 के मॉलिक्यूल में हमारे पास कौन सा पैटर्न आएगा 2 1 2 1। तो यही पैटर्न हमने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, यानी आपके पास नीचे क्या है दोनों पाई, तो यानी दोनों पाई, और ये आपके P में 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके 2px 2py 2pz। अब ये इसी तरीके से यहाँ पे इसका 2px 2py 2pz। अब आपने ये चीज देखी कि यहाँ पे नीचे क्या है दोनों पाई, यानी पाई 2px पाई 2py, और ऊपर क्या है सिग्मा 2pz। ये आपके दोनों क्या हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स नीचे वाले, और ऊपर के आपके क्या हैं दो एंटी बॉन्डिंग। अब ये जो हमने पैटर्न फॉलो किया है 1 2 2 1, तो यानी ऊपर फिर से क्या आ जाएगा 2, यानी दोनों के पाई स्टार, यानी पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा सिग्मा स्टार, यानी ये हमारा क्या है सिग्मा, तो ये क्या हो गया सिग्मा स्टार, और सिग्मा कहाँ बना है 2pz में। तो जैसे ही ये चीजें पता चली, अब इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी 3, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। यानी जब भी हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में, तो पी में हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो कंप्लीट पेयर करके फिल करेंगे, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 2 यहाँ पे 4 और रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आ गए और आपके एंटी बॉन्डिंग आपके वेकेंट है। तो जैसे ही आपने ये डायग्राम ड्रॉ किया, इसके बाद आपको क्या क्या चीजें देनी है, इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है इसका बॉन्ड ऑर्डर, यानी अब हम करेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट, जो हमने फॉर्मूला निकाला था 1/2 NB माइनस NA। अब B हमारा क्या है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और A क्या है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर बात करें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की, तो जितनी भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं यानी जितनी भी सिग्मा और जितनी भी पाई इलेक्ट्रॉन्स वाली ऑर्बिटल हैं, यानी बॉन्डिंग आपकी S में 1s में 2s में और 2p में, जितने भी आपके नीचे की ऑर्बिटल हैं, ये 2 ये 1 और ये नीचे की 1, यानी आप इन 4 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद आपको ये चीजें पता चल जाएंगी। अब यहाँ पे हमारी 4 के साथ साथ यहाँ पे ये हमारी पाई वाली कितनी है 5, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 2 4 6 8 एंड 10। अब इसके बाद हमें एंटी बॉन्डिंग कैलकुलेट करना है। एंटी बॉन्डिंग ऐसे ही हमारे पास 1s में है 2 इलेक्ट्रॉन्स,
यहाँ पे 4 और ये ऊपर के वेकेंट है, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो यानी आपके पास आ गया है 6/2 इज इक्वल टू 3। तो यानी N2 की अगर बात करें तो वहां पे बॉन्ड ऑर्डर हमने कैलकुलेट किया है 3, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा जो सिग्निफाई कर रहा है 3 का मतलब दैट इज ट्रिपल बॉन्ड। तो यानी N में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा जब भी ये अपना मॉलिक्यूल बनाएगा, यानी जब भी N2 मॉलिक्यूल बनेगा तो वहां पे N में कैसा बॉन्ड आएगा, ऑलवेज ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद आपको लिखनी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये है हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे ही हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाई हैं, इसी तरीके से हमको इंक्रीजिंग एनर्जी के लेवल में, जैसे ही ये एनर्जी इंक्रीज कर रही है ऐसे ही हमारी ये ऑर्बिटल्स इंक्रीज कर रही हैं। तो इसी वे में हमको क्या लिखना है, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो यानी सबसे नीचे क्या है, सिग्मा 1s, और जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फिल करना नहीं भूलेंगे, यानी यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब हमें क्या पता है कि एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो यानी इसकी एनर्जी कम है और ये ज्यादा स्टेबल है। यही चीज हमने क्या बोला पोस्टुलेट में, यही चीज हम क्या कहेंगे अब की इसकी एनर्जी ज्यादा है, यानी सिग्मा स्टार 1s, और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम बात करें 2s की, तो 2s में भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड, यानी सिग्मा 2s, और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे 2s के सिग्मा स्टार की, तो वहां पे भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद हम जंप करेंगे p में, यानी p के बॉन्डिंग में और उसके बाद p के एंटी बॉन्डिंग में। तो हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जहां तक हमने इलेक्ट्रॉन फिल किया है, यानी यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं, तो हमें इसे यहीं तक मेंशन करना है, यानी इसके बाद वाला पार्ट हम मेंशन नहीं करेंगे। यानी जो आपकी वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, उसको इस कॉन्फ़िगरेशन में मेंशन नहीं करेंगे। यानी जहां तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वहीं तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और जहां तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहीं तक हम इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो यानी इसके बाद हम लिखेंगे पाई 2px। अब पाई 2px में भी इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसी तरीके से पाई 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब आप एक चीज हमेशा याद रखोगे कि दोनों पाई ऑर्बिटल्स जो हैं 2px और 2py, दोनों की एनर्जी इक्वल है, तो इसलिए हमने इनके बीच में क्या लगाया, ग्रेटर देन का साइन ना लगा के हमने इसमें इक्वल्स टू का साइन लगाया। अब इसकी एनर्जी ज्यादा है, यानी इसमें सिग्मा 2pz। अब 2pz में भी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यानी उसकी एनर्जी पाई से ज्यादा है, इसलिए हमने फिर से क्या लगाया, सिंबल ऑफ ग्रेटर देन। तो यानी ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है कि जैसे ही आपने डायग्राम ड्रॉ किया वैसे ही आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अब इसमें आपको एक चीज और बतानी है कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा। मैग्नेटिक बिहेवियर हम डिफाइन करेंगे जितने भी हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसमें हमें क्या देखनी है, सबसे लास्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे सिग्मा 2pz की। अब सिग्मा 2pz में हमें दिख रहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, तो यानी ये दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब भी हम पेयर्ड की बात करेंगे, यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, तब हम क्या कहेंगे कि ये डायमैग्नेटिक इन बिहेवियर है। और अगर कहीं पे अनपेयर्ड होंगे तो वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक इन बिहेवियर हो जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स की, तो हम उसमें देख पाएंगे कि हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, और अनपेयर्ड को हमने किस तरीके से पैरामैग्नेटिक इन बिहेवियर डिफाइन किया। तो यानी आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी एमओ डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे तो ये डायग्राम बहुत अच्छे से लेबल करेंगे, यानी आप ये नहीं भूलेंगे कि कहाँ पे 1s लिखा है, कहाँ पे 2s, 2p, 2px, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से देनी है। यानी 2p में भी आपको मेंशन करना है 2px, 2py एंड 2pz। और कॉन्फ़िगरेशन कभी भी गलत मत करना, क्योंकि जैसे ही आपने कॉन्फ़िगरेशन गलत की वहीं पे आपका पूरा एमओ डायग्राम बिल्कुल गलत, यानी आपका एग्जामिनर
बिल्कुल भी उसमें आगे नहीं देखेगा, क्योंकि जैसे ही उसने यहाँ पे देखे कि आपने 2pz में 2pz x y z तीनों में मिला के क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स 3 से ज्यादा फिल किए हैं, और सबको पता है कि आप n2 का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, तो बाकी कुछ देखने के लिए बचेगा ही नहीं, वो यहीं पे एक नजर देखते ही क्रॉस। तो यानी ये चीजें आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करनी है। और उसमें 3 चीजें डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ऑलवेज मेंशन करें कि बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके आए, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन जरूर लिखें, और मैग्नेटिक बिहेवियर मेंशन करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अब इसके बाद अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम O2 मॉलिक्यूल का, यानी अब हम क्या करेंगे, O2 का मॉलिक्यूल ड्रॉ करेंगे। अब O2 का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, O की कॉन्फ़िगरेशन लिखने से, यानी O के 2 एटम कंबाइन करने से उसका क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। तो यानी अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात क्या करें, 1s2 2s2 2p4। अब अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखी है तो आपको ये चीजें पता है कि आपको एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाना है, यानी एमओ डायग्राम इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल की फॉर्म में बनाना है। तो यानी सबसे पहले क्या बनाएंगे आप, 1s, उसके बाद 2s, फिर उसके बाद 2p, और 2p में 2px 2py और 2pz। इसी तरीके से यहाँ पे 2px 2py और 2pz। अब इसी तरीके से जैसे आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखी वैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, 2 1s में इधर और 2 1s में इस एटम के पास, और ये आपका 2s में भी 2 दोनों के पास, ऐसे ही यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास। तो यानी आपने पहले हाफ हाफ फिल किया, फिर पेयरिंग स्टार्ट किया, तो यानी 2px में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी तरीके से यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 + 8 16, यानी ये हो गए आपके 14 से ज्यादा। अभी तक हमने पैटर्न फॉलो किया था 2 1 2 1, अब हम फॉलो करेंगे 1 2 2 1, यानी ये हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये हैं एंटी बॉन्डिंग। यानी ऑक्सीजन के केस में हमारा सिग्मा नीचे और दोनों पाई ऊपर, इसी तरीके से दोनों पाई नीचे और सिग्मा ऊपर, यानी ये आपके बॉन्डिंग है, तो ऊपर आपके क्या आ जाएंगे, पाई स्टार और सिग्मा स्टार, यानी ये दोनों क्या हैं, एंटी बॉन्डिंग। इसी तरीके से एस की जब बात करेंगे तो एस में हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा, तो यानी सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। इसी तरीके से 2 की बात करेंगे 2s की, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, सिग्मा, यानी सिग्मा कैसा बॉन्डिंग होगा तो सिग्मा 2s, और एंटी बॉन्डिंग होगा तो सिग्मा स्टार 2s। इसी तरीके से पी के मैंने अभी आपको बताए। तो इलेक्ट्रॉन्स फिल जब आप करेंगे तो आपको पता है दोनों यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्डिंग में और 2 आपके एंटी बॉन्डिंग में। इसी तरीके से 1s में सेम आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों तरफ, तो टोटल 2 बॉन्डिंग में और 2 एंटी बॉन्डिंग में। अब आपके पास टोटल यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जैसे हमने N2 में फिल किया कि नीचे तक यहाँ हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट फिल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे 3 ऑर्बिटल हैं, यानी सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py। अब जैसे ही हमने ऊपर जंप किया 6 इलेक्ट्रॉन के बाद, तो यानी हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम पी की एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तब वहां पे हम पेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन फिल कभी भी नहीं करेंगे। तो यानी ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल है, ये इसी वजह से है कि ये पी की हमारी क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ये स्टेप हमेशा याद रखना है जब भी एग्जाम में O2 का अगर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है, तो इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग करके फिल नहीं करेंगे। अब ये चीज अगर हम देखें तो यहाँ पे अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज हो गया। अब ये डायग्राम जैसे ही आपने ड्रॉ किया, अब आपको 3 चीज सेम एज इट इज निकालनी है, यानी बॉन्ड ऑर्डर दैट इज 1/2। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे 2 4 6 8 10। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 2 4 5 6 दैट इज 4/2 इक्वल्स 2, यानी हमने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया 2। इससे हमें क्या पता चला कि वहां पे ऑक्सीजन में क्या होगा, दोनों मॉलिक्यूल्स में, यानी जब भी O का मॉलिक्यूल बनेगा O के साथ, यानी दोनों O के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड। और अब आप क्या लिखेंगे, MO कॉन्फिगरेशन। अब जैसे ही एमओ कॉन्फ़िगरेशन की बात आई, तो जैसे हमने N2 में लिखा है इसी तरीके से O2 में लिखेंगे, यानी सिग्मा 1s2
सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2, सिग्मा स्टार 2s2। अब इसके बाद बात करते हैं पी की, यानी पी में क्या है यहाँ पे, अब सिग्मा 2pz, और यहाँ पे भी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन। अब सिग्मा से ज्यादा एनर्जी किसकी है, पाई की, तो यानी अभी भी ग्रेटर देन का साइन लगेगा, यानी पाई पी एक्स, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ क्या आ जाएगा पी वाई, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करेंगे इनकी भी, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में भी हमारे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिग्मा नहीं पाई स्टार, पाई स्टार 2px। अब यहाँ पे हम इसको मेंशन करेंगे 1, यानी अभी तक हमने कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखा, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, लेकिन यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हम क्या फिल करेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा आपका 2p y, और y में भी ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये आपकी क्या हो गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। अब हम मेंशन करेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर में हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। का एक बहुत अच्छा तरीका है याद करने का कि अगर आपको अनपेयर्ड और पेयर्ड में नहीं समझ में आ रहा, तो एक तरफ आप लिखिए U, दैट इज अनपेयर्ड, P फॉर पेयर्ड, U के साथ P यानी UP यानी उत्तर प्रदेश, और ये हो जाएगा आपका P के साथ D यानी पेन ड्राइव। तो यानी अगर आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपका डायमैग्नेटिक इन बिहेवियर, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पैरामैग्नेटिक इन बिहेवियर। यानी यहाँ पे ये जो P सिंबलाइज कर रहा है दैट इज पैरामैग्नेटिक, और D डायमैग्नेटिक, और ये P आपका क्या बता रहा है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और U बता रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी ये आप शॉर्ट फॉर्म याद करके UPPD से ये निकाल सकते हैं कि ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। इसके बाद हम बात करेंगे F2 की। अब हमारे पास क्या पता होना चाहिए F की कॉन्फ़िगरेशन। F का एटॉमिक नंबर क्या है 9, यानी 1s2 2s2 2p5। अब आप ये चीज देखें कि P में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 5। अब आप S का तो ड्रॉ कर लेंगे इजीली, क्योंकि S में कुछ भी नहीं है, हर जगह 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम एज इट इज जैसे हमने O का बनाया N का बनाया। सिर्फ आपको चेंज देखना है P में, यानी P में कैसे चेंज होगा, P में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे चेंज होगा। अगर 14 है तो आपको पैटर्न ड्रॉ करना है 2 1 2 1। अगर आपके पास 14 से ज्यादा है तो आपके पास 14 से ज्यादा 16 भी था, और ये 9 है, 9 का डबल 18, ये भी ज्यादा है, तो इसमें भी पैटर्न आपका क्या बनेगा 1 2 2 1। तो यानी ये आपके बॉन्डिंग और ये आपके एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे भी आपका क्या बन रहा है 1 2 2 1। तो यानी इस तरीके से आपने जैसे ही बॉक्सेस बनाए ऐसे ही इसको लेबल किया और इलेक्ट्रॉन्स फिल करने शुरू किए। तो यानी P में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल किए, और उसके बाद हमने पेयरिंग स्टार्ट की। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर फिल किए ऐसे ही हमने इधर फिल किए, तो इसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करने हैं। तो यानी हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 5 इसके पास और 5 इसके पास, यानी कंप्लीट 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी हमें क्या पता है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, यानी सिग्मा 2pz में, इसके बाद पाई 2px में, पाई 2py में। अब हम बात करेंगे एंटी बॉन्डिंग की। तो ऊपर क्या है पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। अब हमने पहले क्या किया सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल किए, और सिंगल सिंगल फिल करने के बाद हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और वैकेंट थे, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6। सिंगल सिंगल फिल करने के बाद 8 और 9 तो 10 फिर दोबारा से फिल किए, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो गई पेयरिंग हो गई। तो यानी पेयर्ड है तो क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक इन बिहेवियर। अब अगर हम कैलकुलेट करें कि इसमें नंबर ऑफ यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड अगर कैलकुलेट करें दैट इज 1/2। अब हमारे पास बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 4 6 8 और 10। अब यहाँ पे कितने हो गए 2 4
6 और 8, ये हो गया है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर आप ये देखेंगे फ्लोरीन में F सिंगल बॉन्ड F, यानी ये सिंगल बॉन्डेड एटम है, यानी दोनों एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है जब भी ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब आपको इसी तरीके से इसका क्या करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी, जैसे अभी तक हमने क्लास के मॉलिक्यूल्स में लिखी। अब हमारे पास क्या आता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम Be मॉलिक्यूल। Be मॉलिक्यूल यानी बेरिलियम। अब बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 और 2s2। अब जैसे ही हमने ये देखा कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यानी अभी तक हम जितने N2O2 का जैसे नीचे वाला डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे, सिर्फ सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, इसी तरीके से यहाँ पे सिग्मा स्टार 2, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, यानी सिग्मा 2s और यहाँ पे हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2s। बस इतना ही डायग्राम आपका बनेगा Be में। तो जैसे ही हमें क्या पता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1s के पास इधर 2 और इधर 2, तो कंप्लीट 4 इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट 4 को हमने 2 इधर बॉन्डिंग में और 2 एंटी बॉन्डिंग में। इसी तरीके से यहाँ पे 2s में भी सेम, 2 बॉन्डिंग में और 2 एंटी बॉन्डिंग में। अब अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो सेम एज इट इज लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 2 NB माइनस NA। अब NB माइनस NA करेंगे तो आपके पास क्या है, सिग्मा 1s क्या है बॉन्डिंग और सिग्मा 2s क्या है बॉन्डिंग, तो यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। अब एंटी बॉन्डिंग की अगर बात करें तो क्या है, सिग्मा 1s और सिग्मा 2s, तो यानी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है 0, तो यानी Be2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी बॉन्ड ऑर्डर 0 सिंबलाइज करेगा कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें हमारे डायग्राम की, यानी जो हमें डायग्राम ड्रॉ करना है एमओ डायग्राम HF का, यानी ये हमारे दो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है HF और HCl। अब हमें क्या बनाना है कि एक तरफ H की ऑर्बिटल और दूसरी तरफ F की, यानी दोनों की एटॉमिक ऑर्बिटल, और उनसे कंबाइन करके क्या बनाना है हमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन यानी 1s1। के बाद हम लिखेंगे F की, जो हमने पहले भी लिखी 1s2 2s2 2p5। यानी आप ये देख रहे हैं कि P में ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब P में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके बाद S में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन। अब S में जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन है और P में 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो अब हमें क्या देखना है कि हमें कौन कौन सी ऑर्बिटल बनानी है। अब हमें इसकी 1s और इसकी 2p, यानी 2px 2py और 2pz। अब इसी तरीके से क्या करेंगे हम कि इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, और सबसे पहले क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमारी क्या बनेंगी, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अभी तक हमने बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बात की, तो यानी यहाँ पे जितनी भी बॉन्डिंग है वो भी दिखाएंगे और नॉन बॉन्डिंग है वो भी ऑर्बिटल हमें शो करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे ये हमने दिखाया कि ये 1s की हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, यानी उसको हमने थोड़ा सा हाइट पे रखा, और इसी तरीके से हमने क्या रखा 2p को थोड़ा सा लेस एनर्जी पे। तो जैसे ही 2p ऑर्बिटल हमने बनाई तो 2p से नीचे क्या होगी, 2s भी एग्जिस्ट करेगी, किसकी, f एटम की। तो ये हमने यहाँ पे क्या दिखाया कि ये 2s की ऑर्बिटल है f की, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है, यानी हमारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, जहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रॉन वेकेंट है, यानी ये ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी किसके साथ, 1s के साथ। तो यानी ये जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनेगी s और p के साथ बनेगी। तो यहाँ पे क्या बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, और यहाँ पे क्या बनेगा, सिग्मा स्टार। तो यानी यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं, यानी ये आपका क्या बनेगा, सिग्मा स्टार। अब हमें क्या दिखाना है कि ये हमारी 2pz, यानी यहाँ पे क्या है हमारा, ये दोनों पाई बॉन्ड है, पाई 2px, और ये क्या है सिग्मा। यानी ये आपको यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे आप दिखाओगे कि ये क्या है पाई 2px और पाई 2py।
और ये आपकी क्या है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, यानी इनमें कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ और इनकी कोई भी एनर्जी में चेंज नहीं आया। यानी ये जो दोनों आपके पाई बॉन्ड हैं, ये आपके पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई आपके सेम इसी एनर्जी पे आपके क्या शो करेंगे, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब इसी तरीके से आपने क्या बताया कि सिग्मा बॉन्ड आपका कहाँ बना, 2p-Z में। अब जैसे ही ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, आपके सिग्मा में। और यहाँ पे आपने 2s को फिर से क्या दिखाया, ये भी आपका नॉन बॉन्डिंग है, यानी ये दोनों आपके क्या है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और ये ऊपर आपका सिग्मा स्टार, ये क्या रहेगा, वेकेंट रहेगा। अब इसी तरीके से अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास सिर्फ क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। एंटी बॉन्डिंग ऊपर वाला क्या है, वेकेंट, दैट इज 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो यानी एच एफ में भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 1, यानी एच और एफ में क्या होगा, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा। अब इसमें आपको एमओ कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही जगह आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, HCl की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब अगर H की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सेम एज इट इज 1s1, और Cl की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब हमने एक चीज नोटिस की कि जो पैटर्न हमारा पहले 2s2 2p5 में बन रहा था, वो सेम पैटर्न एज इट इज, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये आपका बन रहा है 3s2 और 3p5 में। तो अभी आपको क्या बनाना है, इसी तरीके से s का क्या बनाएंगे, 1s ऑर्बिटल, और यहाँ पे p का बनाएंगे, तो वो कहाँ बनाएंगे, 3p में, यानी 3px 3py और 3pz। अब हमारे पास p में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमने सेम एज इट इज सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट की, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे ये इस तरीके से। हाइड्रोजन में हमारे पास क्या है, 1s में सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब हमें ये दिखाना है कि हमारे पास ये इससे पहले क्या है, 3s भी है, यानी 3p से पहले 3s ऑर्बिटल भी है, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या दिखा देंगे कि इसकी एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं है, सेम एनर्जी लेवल पे। यहाँ पे ये हमारी क्या बन गई, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब इस नॉन बॉन्डिंग में, यानी इसने क्या किया है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब इसके बाद हम क्या दिखाएंगे, इसकी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब बॉन्डिंग कहाँ बना, 3pz, जैसे पहले क्या बन रहा था 2pz में, इसी तरीके से यहाँ क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 3pz। अब ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि ये आपका पाई 3px और पाई 3py ये आपके क्या हो जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग। ये ऑर्बिटल्स आपकी क्या है, नॉन बॉन्डिंग, और इनमें आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज, यानी ये ऑलरेडी पेयर्ड हैं और इनका बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई भी रोल नहीं है। तो ये दोनों आपके क्या हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और ये आप इसको डिफाइन करेंगे हमेशा कि ये आपका इंक्रीजिंग एनर्जी की फॉर्म में है। तो यानी आपका HF और HCl का जो डायग्राम बनता है वो आपका एज इट इज बनता है। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज करना है कि यहाँ पे आपका 3p ऑर्बिटल है और ये 3p का x, 3py और 3pz। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जहाँ पे आपका 3 है वहाँ पे आपका सिर्फ 2 हो जाएगा HF के केस में। अब आप एज इट इज इसमें क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 1 डिवाइड बाई 2 NB माइनस Na। अब यहाँ पे आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके नॉन बॉन्डिंग है, इसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ ये बॉन्डिंग है 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग में क्या है, वेकेंट है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास यहाँ प्रेजेंट है, दैट इज 1 डिवाइड बाई 2 2 माइनस 0, यानी 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। यानी HCl में भी आपका हमेशा क्या बनता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगर ये हम बात करें इसके मैग्नेटिक बिहेवियर की, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, अगर हम ये देखें कि यहाँ पे लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड हैं, तो यानी दिस इज डायमैग्नेटिक इन बिहेवियर। यानी ये हो गया है आपका HCl का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम।
अब इसके बाद आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम आता है, दैट इज CO। अब CO के केस में आपको क्या याद रखना है, अब आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि C की जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s2 2s2 2p2। इसी तरीके से ऑक्सीजन की आपने अभी लिखी 1s2 2s2 2p4, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 14। अब हमें क्या करना है कि एनर्जी गैप मेंटेन करके रखना है, यानी कार्बन का आपका क्या रहेगा ऊपर की तरफ और ऑक्सीजन का नीचे की तरफ। तो यानी इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ड्रॉ करेंगे। ये आपका कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल और ये आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पे भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से यहाँ क्या आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 है। और जब नीचे सिग्मा है तो ऊपर क्या चला जाएगा सिग्मा स्टार। अब इसी तरीके से हम क्या बना लेंगे 2s, यहाँ पे 2s में एनर्जी फिर से लो, ये जैसे ही हमने 2s में क्या बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास भी और इसके पास भी, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा इसी तरीके से 2s, और कभी भी लेबल करना नहीं भूलें। तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा 2s और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। अब बात करेंगे P की, तो P में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 4 6 8 10 प्लस 4 14। 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने जब नाइट्रोजन की बात की तो हमने नाइट्रोजन में क्या बनाया 2 1 2 1, सेम एज इट इज यहाँ पे बनेगा 2 1 2 1। ये आपके कार्बन के केस में 2px 2py एंड 2pz, और ये आपका 2p ऑर्बिटल। ये भी यहाँ पे भी आपका 2p 2px 2py 2pz। अब यहाँ पे P में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, दैट इज 1 2 3 4। अब जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए इसके बाद क्या आ जाएगा हमारी 2 का मतलब 5 2px 5 2py। इसी तरीके से यहाँ पे सिग्मा 2pz। अब इसी तरीके से नीचे क्या आ जाएगा 2 1 2 1, यानी 5 स्टार 2px और 5 स्टार 2py। इसी तरीके से ऊपर फिर से क्या चला जाएगा सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग यानी सिग्मा स्टार 2pz। अब ये जैसे ही हमने ड्रॉ किया इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास टोटल कितने हैं P में 2 3 4 5 एंड 6। अब जैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हमें क्या पता है कि बॉन्डिंग में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होकर फिल होते हैं, यानी ये हमारा यहाँ चला गया। अभी तक हम इसी तरीके से डायग्राम बना रहे हैं, लेकिन CO के केस में आपको एक चीज हमेशा क्या याद रखनी है कि ये जो है आपका ये यहाँ नहीं बनेगा, यानी ये चीज इस तरीके से अब नहीं बनेगी, यानी इसको हम क्या करेंगे यहाँ नहीं बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे इसको कहाँ बनाएंगे, हम इसको यहाँ बनाएंगे, यानी P की बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के मिड में। अब आपको ये कहाँ बनाना है P के बॉन्डिंग, यानी ये दोनों आपके P के बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है, तो इन दोनों के मिडिल में बनाना है आपको क्या सिग्मा स्टार 2ps। और इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करेंगे S से ही, तो वहां पे हमेशा क्या होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये आपका क्या है एक्सेप्शनल केस है और ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s के कहाँ जाएंगे मिड में। अब जैसे ही ये डायग्राम आपने ड्रॉ किया इसी बेसिस पे हम क्या करेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे और इसका MO कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। एज इट इज जैसे हमने अभी तक कैलकुलेट किया और अभी तक जैसे हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी एज इट इज हम इसमें लिख लेंगे। अब इसमें क्या करना है आपको एक चीज हमेशा याद रखनी कि जैसे हमने नीचे से मूवमेंट किया है नीचे से ऊपर की तरफ यानी इंक्रीजिंग एनर्जी की फॉर्म में, वैसे ही हम इसको लिखते चले जाएंगे। तो यानी अब सबसे लास्ट में हम क्या लिखेंगे सिग्मा स्टार 2s। तो अब आपको क्या लिखना है इसका
मैग्नेटिक बिहेवियर भी बताना है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर भी अगर हम देखें तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड हैं। तो CO भी हमारा कैसा है, डायमैग्नेटिक इन बिहेवियर। अब आप सबको प्रैक्टिस करना है NO का डायग्राम। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट्स में मेंशन करके जरूर बताएं। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारा क्या है, कार्बन का एलोट्रोप। अब कार्बन के एलोट्रोप में सबसे पहले आपको ग्रेफाइट के केस में क्या बताना है, इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब इसका डायग्राम जैसे ही हम ड्रॉ करेंगे वैसे ही इसको लिखते हुए चले जाएंगे। यानी हमने यहाँ पे क्या बताया कि ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज, यानी सबसे पहले क्या बताएंगे, उसकी हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे जो कि क्या है sp2। 6 such carbon atoms join with the covalent bonds to form hexagon। यानी ये जो यहाँ पे आपको ये सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पे आपके कार्बन एटम्स हैं जो एक दूसरे से कंबाइंड है। जैसे ही ये कंबाइंड है वो किस बॉन्ड के थ्रू है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो आपको शेप दिखाई दे रही है दैट इज हेक्सागन। तो यही हमने इसको इस वर्ड में लिखा, 6 such carbon atoms join with the covalent bond to form hexagon। अब इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम इज फ्री टू मूव विद इन द लेयर। यानी हर एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो आपके दूसरे कार्बन एटम से कंबाइंड है, लेकिन 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा फ्री है और उसमें विद इन द लेयर, यानी ये अगर एक लेयर है हेक्सागन की तो ये इसी के बीच में मूवमेंट कर रहा है। वेरियस हेक्सागन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्लेन और शीट। यानी ये डिफरेंट हेक्सागन्स कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ और क्या बना लेते हैं, शीट बना लेते हैं या फिर प्लेन, जिसको हम बोलते हैं ग्रेफीन। अब इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट, डिफरेंट लेयर ऑफ ग्रेफाइट आर अटैच टू ईच अदर विद वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेज। यानी डिफरेंट लेयर्स जो कंबाइंड है एक दूसरे से, वो कैसे कंबाइंड है, यानी अगर ये लेयर कंबाइन है दूसरी से तो ये क्या है, वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की, कि ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज क्या है। इट इज ग्रेइश ब्लैक एंड ग्रीसी सब्सटेंस, हैज मेटेलिक लस्टर एंड इज opaque to light, high melting point because the strong covalent bond takes long time to break। यानी अगर हमने ये कहा कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तब हम ये बात कह सकते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। स्लिपरी इन नेचर, क्योंकि हमने क्या कहा है कि इसमें लेयर्स क्या कर सकती हैं, एक दूसरे के साथ स्लाइड कर सकती हैं और वहां पे क्या है, वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, तो इसीलिए ये क्या है, स्लिपरी इन नेचर है। थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन डायमंड, यानी ये डायमंड से भी ज्यादा स्टेबल है थर्मोडायनेमिकली। अब अगर हम बात करें कि ग्रेफाइट की फॉर्म होती है, वो 2 फॉर्म होती है, यानी ग्रेफाइट एग्जिस्ट करेगा इन 2 फॉर्म्स, अल्फा ग्रेफाइट एंड नंबर 2 इज बीटा ग्रेफाइट। अब अगर हम इसके सीक्वेंस की बात करें कि उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, लेयर्स आर अरेंज्ड इन सीक्वेंस ए बी ए बी। अब यहाँ पे हम क्या करें कि ये इसकी फर्स्ट लेयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन। अब अगर हम ये कहें कि इसमें जो फर्स्ट लेयर है वो भी ए है और थर्ड लेयर भी ए है, यानी फर्स्ट लेयर इज एग्जैक्टली सेम एज द थर्ड वन। और अगर बीटा ग्रेफाइट की बात करें तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, ए बी सी, यानी 1 2 3 4, then again after 3 it's 1 1 2 3। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 के बाद यानी फर्स्ट और फोर्थ लेयर एग्जैक्टली सेम है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड लेयर एग्जैक्टली सेम है, तो यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ लेयर एग्जैक्टली सेम है, जो आपका बीटा ग्रेफाइट का सीक्वेंस है। ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी अभी तक हमने क्या कहा कि इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर्ड है किसी दूसरे के साथ, लेकिन जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो फ्री टू मूव इन लेयर है। तो यानी वो कहाँ प्रेजेंट है, दैट इज इन 2pz, यानी pz ऑर्बिटल में ये आपका क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और हमेशा जब भी कंडक्टिविटी होती है तब वो किसकी वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसीलिए हमने क्या बोला कि ग्रेफाइट इज कंडक्टर। इसके बाद अगर बात करेंगे एप्लीकेशंस की, यानी हम इसको यूज कहाँ करते हैं, यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट एज लेयर्स कैन स्लाइड। यानी ये चीज हमने अभी बताई कि इसकी लेयर एक दूसरी लेयर के साथ स्लाइड कर सकती है, इसीलिए हमने क्या बोला कि स्लिपरी इन नेचर है। तो इसके स्लिपरी नेचर की वजह से हमने क्या बोला
इट कैन बी यूज्ड एज ल्यूब्रिकेंट। और वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस हैं लेयर्स में, दैट्स वाई। अब इसके बाद हम जो ग्रेफाइट यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं अपनी पेंसिल लेड्स में, ड्यू टू सॉफ्ट स्लिपरी नेचर एंड इट लीव्स अ ब्लैक मार्क ऑन पेपर व्हेन रब्ड अगेंस्ट इट। यानी अगर हम इस पे रब करते हैं तो इस पे रबर से रब करने के बाद भी क्या रह जाते हैं, ब्लैक मार्क्स रह जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेफाइट इन पेंसिल लेड। अब इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड एलोट्रोप, दैट इज फुलरीन। अब फुलरीन की अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें हेक्सागन्स भी हैं और पेंटागन्स भी हैं। सबसे पहली लाइन आप लिखेंगे इट इज मेड अप ऑफ 60 कार्बन एटम्स, और इसमें भी आपके हर एक कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2 फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स एंड हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी जिस तरीके से ग्रेफाइट में 3 कार्बन तो आपके पेयर्ड हैं तीसरे कार्बन से, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर्ड हो जाते हैं आउटरमोस्ट शेल के, लेकिन 4th इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री टू मूव है। देयर आर 12, यानी अभी मैंने बताया कि पेंटागन्स भी हैं और हेक्सागन्स भी हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेंटागन्स कितने हैं 12 और हेक्सागन्स कितने हैं 20। और कैसे बन रहे हैं ये जितने भी ये आपको सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कार्बन एटम्स, यानी कार्बन एटम्स कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, हेक्सागन्स एंड पेंटागन्स। अब इसमें आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पे 2 पेंटागन्स कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जितने भी वर्टेक्स हैं, यानी जितने कार्बन हैं उतने ही वर्टिसेस हैं और 32 फेसिस हैं। अब अगर हम बात करें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है 104.5 एंगस्ट्रॉम। कार्बन डबल बॉन्ड क्या है 1.38 एंगस्ट्रॉम। अब इसके बाद हमारे पास एग्जाम में आता है प्रिपरेशन ऑफ फुलरीन, कि आप फुलरीन को प्रिपेयर किस तरीके से करेंगे। तो इसमें आपके पास 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, ग्रेफाइट रोड केप्ट इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर कैसा होगा, हीलियम गैस का एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे आपको प्रेशर मेंटेन करना है, दैट इज 0.05 to 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, जिसके बाद क्या होगा, रॉड्स इवेपोरेट टू गिव फुलरीन सूट कंटेनिंग 5 to 15% फुलरीन। यानी अब हमें क्या मिलेगा, राख टाइप फुलरीन की राख सूट, दैट इज राख, और उसमें क्या होगा, कितने परसेंटेज ऑफ आपका फुलरीन आपको मिलेगा 5 to 15%। अब इसके बाद सब्लिमेशन की प्रोसेस के बाद हमें क्या मिलेगा, फुलरीन का मिक्सचर, यानी ये आपका कंप्लीट प्रिपरेशन का प्रोसेस। अब इसके बाद जैसे ही आपने ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज बताई, इसी तरीके से हम प्रॉपर्टीज बताएंगे फुलरीन की। इसका कलर कैसा है, मस्टर्ड कलर सॉलिड एंड लुक्स ब्राउन एंड ब्लैक एज इट्स थिकनेस इंक्रीजेस। यानी इनिशियली इसका कलर क्या होता है, ओरिजिनली मस्टर्ड कलर सॉलिड है, और अगर इसकी थिकनेस बढ़ाते चले जाएंगे तो इसका कलर ब्राउन टू ब्लैकिश चेंज हो जाएगा। बेसिकली सेमीकंडक्टर बट ऑन डोपिंग विद alkali metals can be converted into conductors और super conductors। यानी बेसिकली ये बाय नेचर सेमीकंडक्टर हैं, लेकिन अगर हम इनमें डोपिंग करें तो हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में। अब इसके बाद क्या आता है, शोज पुअर एरोमेटिक नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मटेरियल टू मैन। अब अगर इसकी बात करें, एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल अनलाइक ग्रेफाइट और डायमंड, यानी ये सारी प्रॉपर्टीज हम मेंशन करेंगे। अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक नैनो मटेरियल। नैनो मटेरियल्स हमारे क्या हैं, यानी जो मटेरियल्स जिनकी डायमेंशन यानी हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ इट्स डायमेंशन इन नैनोमीटर स्केल। अब नैनोमीटर स्केल क्या होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। अब नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल्स किस टाइप के होते हैं, यानी इनकी जो डायमेंशन की अगर बात करें तो वो डायमेंशन क्या होती है, 0, 1, 2 और 3 डायमेंशनल। अब ये सारे आपके क्या हैं, नैनो पार्टिकल्स, नैनो वायर्स, नैनो ट्यूब्स, नैनो रोड्स, नैनो पोरस मटेरियल्स, ये सभी क्या हैं आपके नैनो मटेरियल्स। अब नैनो मटेरियल्स के सिंथेसिस की अप्रोच की अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या है, 2 टाइप्स, टॉप डाउन अप्रोच एंड सेकेंड इज बॉटम अप्रोच। अब अगर टॉप डाउन अप्रोच की बात करें तो हम बताते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ बल्क मॉलिक्यूल, यानी टॉप डाउन, यानी बड़े मॉलिक्यूल से, बल्क मॉलिक्यूल से हम क्या बना रहे हैं, नैनो पार्टिकल बना रहे हैं। लेकिन अगर बॉटम अप्रोच की बात करेंगे तब हम क्या बात करेंगे कि हमने एक स्मॉल एटम लिया
एटम से मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से देन क्लस्टर। ये अगर हम ये इमेज देखें तो इसमें भी क्या है, टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच दोनों को डिफाइन किया है। यानी अगर आपके पास बल्क मॉलिक्यूल है और बल्क मॉलिक्यूल से हम इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना रहे हैं और उन फ्रेगमेंट से हम क्या कर रहे हैं, नैनो स्केल स्ट्रक्चर। अब अगर यही हम बात करें कि एटम, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से क्लस्टर और उन क्लस्टर से हमने क्या बनाया, नैनो स्केल स्ट्रक्चर। तो ये हमारा क्या हो गया, बॉटम अप सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स। अब एप्लीकेशन की अगर बात करें तो इसकी एप्लीकेशन हर फील्ड में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेडिसिन में, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ट्रांजिस्टर्स में, एनवायरमेंटल सेंसर्स, कैटलिस्ट, मैग्नेटिक मटेरियल्स में भी। ये सारी चीजें क्या है, हमारे नैनो मटेरियल की एप्लीकेशन। अब अगर बात करें कार्बन नैनो ट्यूब्स, तो कार्बन नैनो ट्यूब्स भी क्या है, नैनो मटेरियल्स। अब ये नैनो मटेरियल्स कब सिंथेसाइज हुए, यानी कब डिस्कवर किए, 1991 में। और ये हमारे कौन से, जापानीज फिजिसिस्ट फुमियो लिजिमा। इन्होंने क्या बताया था कि ये क्या है, अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन। अभी तक हम क्या पढ़ते थे एलोट्रोप्स में, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। अब ये क्या है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, यानी ये थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। इसको हम क्या बोलते हैं, बकी ट्यूब्स। अब ये हमारे पास इसके कितने टाइप्स हैं, ये हमारे 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स एंड नंबर 2 मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स। यानी ये जो 2 टाइप हैं आपके पास, सिंगल वॉल्ड और मल्टी वॉल्ड, इसको आप छोटा छोटा डिफाइन करके जरूर लिखेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SWCNT, यानी सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब। यानी कार्बन नैनो ट्यूब्स को आप क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, CNT। अब ये क्या है, द सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स एग्जिस्ट इन अ 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यानी ये जो आपके सिंगल वॉल्ड है, इनकी 1 डायमेंशन है। अगर एग्जांपल की बात करें, आर्म चेयर एंड जिगजैग, ये आपके किसके हैं, सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं। अब मल्टीपल वॉल्ड को आप रिप्रेजेंट करेंगे MWCNT से। इट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल नेस्टेड कार्बन नैनो ट्यूब्स। यानी अभी तक हमने क्या बात की, सिंगल वॉल्ड नैनो ट्यूब्स की। अब ये मल्टीपल वॉल्ड हैं, यानी इसमें क्या है, सिंगल वॉल्ड के जो नेस्ट की बात हम करेंगे उससे जो बना वो हमारा क्या बना, मल्टीपल वॉल्ड। दिस टाइप ऑफ नैनो ट्यूब्स हैज 2 डायमीटर्स। यानी इसमें 2 डायमीटर हैं, एक आपका इनर डायमीटर और एक आपका आउटर डायमीटर। अब अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो ये हैं कायरल मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स। अब ये डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि ये हमारे क्या है, सिंगल वॉल्ड, और सिंगल वॉल्ड के जो नेस्ट हैं उसको हमने क्या बोला, मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स। अब अगर प्रॉपर्टीज की बात करें कार्बन नैनो ट्यूब्स की, तो नंबर 1 प्रॉपर्टी है, कार्बन नैनो ट्यूब्स हैव हाई थर्मल कैपेसिटी। जनरली इट इज 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील। यानी इसकी अगर कैपेसिटी की बात करें स्ट्रॉन्गर के कंपैरिजन में, तो ये स्टील से 20 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। Carbon nanotubes are used in making bridges, aircraft materials. In carbon nanotubes, each carbon atom is surrounded by 3 other carbon atoms through covalent bond and form lattice in the form of hexagons. यानी कार्बन नैनोट्यूब्स में भी क्या बन रही हैं, कार्बन के हेक्सागन्स बन रहे हैं, जैसे फुलरीन में बने हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, the crystalline structure of carbon nanotube exists in the form of regular hexagons. Carbon nanotubes are good conductors of heat, good conductor of electricity, chemically neutral, यानी ये chemically क्या है, neutral and corrosion resistant। यानी ये इसकी सारी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स की। इसके बाद आती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किसकी, कार्बन नैनो ट्यूब्स की। तो यानी हम इनको यूज कहाँ करते हैं, किस चीज के फॉर्मेशन में, टू मेक क्लॉथ, स्पोर्ट्सवेयर, टू कॉम्पैक्ट एंड फेस सूट। अब इसके बाद आपका आता है टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट्स, यानी बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के भी काम आता है। इन डेवलपिंग नैनो स्केल इलेक्ट्रिक मोटर्स, एज कैटलिस्ट भी हम इसका यूज करते हैं रिएक्शंस परफॉर्म कराने में। इसके बाद आपका क्या आता है, यूज्ड इन स्पेस एंड एयरक्राफ्ट टू रिड्यूस द वेट एंड स्ट्रेस ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर। यानी जब भी हमें एयरक्राफ्ट में स्ट्रेस और वेट कम करना रहता है तो हम लाइट वेट मटेरियल यूज करते हैं, दैट इज कार्बन नैनो ट्यूब्स। विंडमिल ब्लेड्स, यानी विंडमिल ब्लेड्स में भी हम इसके लो वेट की वजह से ही यूज करते हैं, दैट इज कार्बन नैनो ट्यूब्स। और ये क्या है, नैनो सिलेंडर्स के फॉर्मेशन में भी हम क्या यूज कर रहे हैं, कार्बन नैनो ट्यूब्स। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, लिक्विड क्रिस्टल।
अब ये लिक्विड क्रिस्टल क्या है, यानी नाम से ही हमें पता चल रहा है लिक्विड एंड क्रिस्टल, यानी ऐसे मटेरियल जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है, कन्वेंशनल लिक्विड की तरह भी और सॉलिड क्रिस्टल की तरह भी। अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, लिक्विड क्रिस्टल इज अ स्टेट ऑफ मैटर whose properties are between those of conventional liquid and those of solid crystal, यानी जिनकी प्रॉपर्टीज कन्वेंशनल लिक्विड की तरह भी है एंड सॉलिड क्रिस्टल की तरह भी है। A liquid crystal may flow like a liquid, but its molecule may be oriented in a crystalline structure way, यानी इसकी क्या है, इसके पास फ्लोइंग प्रॉपर्टी भी है, लिक्विड की तरह फ्लो भी कर सकता है, लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन कैसे होगा, एक क्रिस्टल की तरह होगा। अब अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड को जब हम हीट कर रहे हैं, यानी हीट करने के बाद एक ट्रांजिशन पॉइंट आया, उस ट्रांजिशन पॉइंट पे ये टर्बिड लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे, दैट इट इज लिक्विड क्रिस्टल। और अगर हमने उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट जितना टेम्परेचर दिया तब ये क्या हो जाएंगे, क्लियर लिक्विड। अब ये जो आपका है मेल्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट पे ये किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, यानी इनके पास प्रॉपर्टी है सॉलिड की भी और लिक्विड की भी, और ये किसी ट्रांजिशन पॉइंट पे लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब अगर हम बात करें, द लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट इज ऑफन कॉल्ड मीजोमॉर्फिक स्टेट, यानी इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, मीजोमॉर्फिक स्टेट। और मीजोस का मीनिंग है इंटरमीडिएट, यानी ये जो स्टेट है ये इंटरमीडिएट स्टेट है, और लिक्विड क्रिस्टल्स को हम क्या कहते हैं, मीजोफेज, यानी ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, मीजोमॉर्फिक स्टेट और मीजोफेज। अब इसके बाद क्या आता है कि ये आपको दो तीन चीजें याद रखनी है कि कब आपका क्रिस्टल फेज होगा और कब आपका लिक्विड क्रिस्टल फेज होगा। उसके लिए हमें दो तीन चीजें पता होनी चाहिए, दैट इज पोजिशनल ऑर्डर और ओरिएंटेशन ऑर्डर। अब अगर पोजिशन ऑर्डर की हम बात करें तो ये क्या है, द एक्सटेंट टू विच एन एवरेज मॉलिक्यूल और ग्रुप शोज ट्रांजिशनल सिमेट्री। ट्रांजिशनल सिमेट्री यानी मॉलिक्यूल में मूवमेंट तो है, यानी उसकी पोजीशन में चेंज तो है, लेकिन एंगल में चेंज नहीं होगा, उस चीज को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल सिमेट्री। अब अगर बात करें ओरिएंटेशनल ऑर्डर की, इट रिप्रेजेंट टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल टू अलाइन अलोंग द डायरेक्टर और अ लॉन्ग रेंज बेसिस, यानी किसी भी मॉलिक्यूल की टेंडेंसी है अलाइनमेंट करने की अलोंग द डायरेक्टर, डायरेक्टर यानी कोई भी आप डायरेक्टर डिफाइन करें और उसके साथ जो उसका एंगल बनेगा ऑन अ लॉन्ग रेंज बेसिस, इसको हम क्या कहेंगे, ओरिएंटेशन ऑर्डर। आप इसको क्या कह सकते हैं, आपको ये दो चीज हमेशा याद रखनी है कि पोजिशनल ऑर्डर और ओरिएंटेशन ऑर्डर जब दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे तब उसके पास क्या होगा, क्रिस्टल फेज। लेकिन पोजिशनल ऑर्डर में वेरिएशन और ओरिएंटेशन ऑर्डर होगा तब क्या होगा, लिक्विड क्रिस्टल फेज। अब इसके बाद हमारे पास आती है एसेंशियल रिक्वायरमेंट, यानी किसी भी मॉलिक्यूल के पास क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए तब हम उसे क्या कहेंगे कि वो लिक्विड क्रिस्टल है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट द एंड ऑफ द चेन, यानी उस मॉलिक्यूल की जो चेन है उसमें उसके एंड में क्या होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मॉलिक्यूल मस्ट बी एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, यानी उसकी जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंडेंट होनी चाहिए डायरेक्शन पे, दैट इज एनाइसोट्रोपिक, यानी डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब बात करेंगे हम एब्सेंस ऑफ बल्की फंक्शनल ग्रुप, यानी मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप आपका बहुत बड़ा बल्की ग्रुप नहीं होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन मॉलिक्यूल, यानी अनसैचुरेशन भी प्रेजेंट होना चाहिए। मॉलिक्यूल मस्ट हैव सम रिजिडिटी इन इट्स सेंट्रल रीजन, यानी जो आपका मॉलिक्यूल है उसका सेंटर तो रिजिड होना चाहिए, लेकिन उसका एंड यानी कॉर्नर जिसको आप कह सकते हैं वो आपका कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, तो ये जो एसेंशियल डायरेक्शन हमने बताई तो यही हमारा क्या है, यही इसकी क्या होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ईच मॉलिक्यूल इज ओरिएंटेड एट सम एंगल टू द डायरेक्टर। मॉलिक्यूल मस्ट बी एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, यानी जो उसकी एसेंशियल कंडीशन है वही मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। दीज मॉलिक्यूल पोजेस वेरी स्ट्रॉन्ग डायपोल मोमेंट, यानी इनमें डायपोल मोमेंट कैसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। द लिक्विड क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स प्रेफर टू अलाइन पैरेलल टू ईच अदर, यानी इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल अलाइन हो जाने चाहिए ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो कैसी है, पाई पाई अट्रैक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की। अब हमारे पास दो तरीके के होते हैं लिक्विड क्रिस्टल,
पहला आपका थर्मोट्रोपिक, सेकंड आपका लायोट्रोपिक। अब जब भी हम बात करेंगे थर्मोट्रोपिक की तो हमें क्या पता चल रहा है कि क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी दे आर फॉर्म्ड बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी जब भी टेम्परेचर में चेंज होगा तो हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल कैसे होंगे, थर्मोट्रोपिक। दे अकर्स एज लिक्विड क्रिस्टल ओवर सर्टेन टेम्परेचर रेंज बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड फेज। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एलसीडी टीवीज, अलार्म क्लॉक, ये सारे क्या हैं, लिक्विड क्रिस्टल। अब ये थर्मोट्रोपिक को आप फर्दर क्लासिफाई करेंगे फोर मेथड से। सबसे पहला न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, सिमेटिक, कोलेस्टेरिक एंड डिस्कोटिक। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, न्यूमेटिक। अब न्यूमेटिक आपको नाम से ही पता चल रहा है, यानी ये ग्रीक वर्ड है। वर्ड न्यूमेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नीमा विच मीन्स थ्रेड, यानी इनकी कैसी स्ट्रक्चर होगी, थ्रेड लाइक। अब इनकी प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो इनमें क्या है, पोजिशनल ऑर्डर नहीं है, यानी नो पोजिशनल ऑर्डर, बट पोजेस ओरिएंटेशनल ऑर्डर, यानी इनमें ओरिएंटेशनल ऑर्डर है। डोंट हैव लेयर्ड स्ट्रक्चर, यानी लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं है। फ्लो लाइक नॉर्मल लिक्विड, दे हैव लो विस्कोसिटी, यानी लिक्विड की तरफ फ्लो तो कर सकते हैं लेकिन विस्कोसिटी क्या है, कम है। कैन बी अलाइंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी इनके मॉलिक्यूल्स का अलाइनमेंट हो सकता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। फ्लो इन ऑल डायरेक्शन बट नॉट इन लेयर्स, यानी इसका हमने क्या बताया कि लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए क्या कर सकते हैं, ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ लेयर। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है पैरा एजॉक्सी एनिजोल, और ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर। अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें क्या है, कोई भी पोजीशन नहीं है लेकिन ओरिएंटेशनल ऑर्डर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर हम बात करें सिमेटिक की तो सिमेटिक क्या है, अ टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल दैट हैव वेल डिफाइंड लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर एबल टू स्लाइड ओवर वन अनदर, यानी इसमें क्या है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है और एक लेयर दूसरी लेयर के साथ क्या कर सकती है, स्लाइड कर सकती हैं। अब इसके बाद क्या आएगा, इसकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। दे आर सोप लाइक एंड आर ग्रीसी इन नेचर, यानी ये क्या है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, सोप, यानी इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, सोप लाइक और ग्रीसी इन नेचर। मॉलिक्यूल्स, यानी पहले हमने क्या बोला था न्यूमेटिक में कि उसकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और इनकी सिगार शेप्ड। दीज आर अरेंज्ड इन लेयर्स, यानी लेयर टाइप स्ट्रक्चर है। दे डू नॉट फ्लो लाइक नॉर्मल लिक्विड, और इनकी लिमिटेड मोबिलिटी है और हाई विस्कोसिटी, इसीलिए क्या है, इनमें मूवमेंट नहीं है। फॉर्म्ड एट कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर, यानी न्यूमेटिक की जब हमने बात की थी तब हमने क्या बोला था, वो उनका फॉर्मेशन हो रहा था हाइयर टेम्परेचर पे, तो इसका टेम्परेचर कैसा होगा, लो। नॉट अफेक्टेड बाय, यानी न्यूमेटिक में हमने क्या बोला था कि उनके मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाएंगे, यानी अलाइंड हो जाएंगे इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अलाइनमेंट नहीं होगा, इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव विद इन द लेयर, यानी एक ही लेयर के अंदर मूवमेंट हो सकता है, मॉलिक्यूल अदर लेयर में जंप नहीं करेगा, यानी ये आपके क्या है, सिमेटिक ए लिक्विड और सिमेटिक सी लिक्विड। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है डिफरेंस, यानी न्यूमेटिक में और सिमेटिक में। अभी हमने क्या बताया, थ्रेड लाइक, और उसकी स्ट्रक्चर क्या है, सिगार शेप्ड। और इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो सोप लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैव एलिंगेटेड रोड लाइक स्ट्रक्चर, और इनकी क्या है, सिगार शेप्ड। डू नॉट हैव लेयर्ड स्ट्रक्चर, लेकिन हमने इनमें क्या बताया कि इनका अरेंजमेंट कैसा है, लेयर्ड स्ट्रक्चर टाइप। अगर इसकी बात करें, यहाँ पे क्या है, पोजिशनल ऑर्डर नहीं है लेकिन ओरिएंटेशनल ऑर्डर है। यहाँ पे क्या है, शॉर्ट रेंज ओरिएंटेशनल एज वेल एज पोजिशनल ऑर्डर। फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस एंड नॉट इन लेयर्स, यानी यहाँ पे लेयर्स हैं ही नहीं लेकिन इनमें जो मूवमेंट हो रहा है वो हर एक डायरेक्शन में है। लेकिन यहाँ की अगर बात करें, फ्लो इन लेयर्स एंड डिफरेंट लेयर्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, यानी एक मॉलिक्यूल आपका विद इन लेयर मूवमेंट कर सकता है और उसके बाद क्या होगा, डिफरेंट लेयर्स कैन स्लाइड ओवर, यानी एक दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। कैन बी अलाइंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, यानी इनमें अलाइनमेंट पॉसिबल है, इनमें अलाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शन, यहाँ पे क्या बताया कि मॉलिक्यूल फ्री टू मूव विद इन लेयर है लेकिन दूसरी लेयर में जंप नहीं कर सकता। इनकी विस्कोसिटी क्या है, लो, और इनकी विस्कोसिटी हाई।
अब इसके बाद क्या आता है, फॉर्म्ड एट रिलेटिवली हाइयर टेम्परेचर, लेकिन इनका टेम्परेचर क्या होगा जब इनका फॉर्मेशन होगा, लो टेम्परेचर। अब इसका एग्जांपल है आपका पैरा एजोक्सीएनिसोल और इसका है आपका इथाइल पैरा एजोक्सी फेनेटोल। अब इसके बाद हम बात करेंगे कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल, यानी ये हमारा क्या है, थर्ड थर्मोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल। कोलेस्टेरिक लिक्विड फेज इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ कायरल सेंटर, यानी जिसमें क्या होगा हमारा कायरल सेंटर। दिस फेज इज यूजुअली ऑब्जर्व फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स। अब इसके बाद अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनमें कैसा अरेंजमेंट होगा, मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स लाइक सिमेटिक, यानी जैसे सिमेटिक में लेयर था उसी तरीके से होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ लेयर इज सिमिलर टू निमेटिक फेज, यानी निमेटिक फेज की तरह भी होगा, तो इट इज ऑल्सो नोन एज कायरल निमेटिक। अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे, ईच लेयर इज टिल्टेड विद रेस्पेक्ट टू वन अनदर, यानी लेयर्स में क्या होगा, टिल्टेड होंगी, और hence the molecule take a one complete turn of 360 degree to make a helix, यानी एक 360 डिग्री का टर्न लेने के लिए वो क्या करेगा, हेलिक्स की शेप बना लेगा। The distance covered by the director in making one complete turn, यानी डायरेक्टर क्या है, एवरेज चेंज इन डायरेक्शन, तो ये क्या है, कंप्लीट टर्न लेने के लिए डिस्टेंस कवर्ड बाय द डायरेक्टर इन मेकिंग अ कंप्लीट टर्न इज कॉल्ड पिच। अब पिच आपकी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, और इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब अगर बात करें डिस्कोटिक की, तो डिस्कोटिक हमारे कैसे हैं, डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल, डिस्कोटिक मेसोजेंस आर टिपिकली कंपोज्ड ऑफ एन एरोमेटिक कोर सराउंडेड बाय फ्लेक्सिबल अल्काइल चेन। अब यहाँ पे क्या आती है इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, अभी तक हमने रॉड शेप बात की, थ्रेड शेप, तो इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, डिस्क टाइप। दी एरोमेटिक कोर्स allow charge transfer in the stacking direction through the pi conjugation system, यानी इसमें जो चार्ज ट्रांसफर होगा स्टैक्स में थ्रू द पाई कॉन्जुगेशन। अब इसके बाद अगर बात करें डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल्स, ये इसके टाइप्स भी हैं फर्दर, यानी आप डिस्कोटिक को भी क्लासिफाई करेंगे टू मेथड से, नंबर वन डिस्क शेप और सेकंड वन इज कोल्यूमिनर फेज। अब जो भी आपका डिस्क शेप मॉलिक्यूल है उसकी क्या टेंडेंसी है, टू लाई ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर फॉर्मिंग आइदर डिस्कोटिक निमेटिक फेज, यानी ये एक दूसरे के ऊपर डिस्क टाइप स्ट्रक्चर में अरेंज होंगे। लेकिन अगर कोलुमिनर फेज की बात करें तो कोलुमिनर फेज आपके क्या होंगे, कॉलम टाइप की स्ट्रक्चर को बना लेंगे, यानी ये क्या है, अलग अलग कॉलम्स की फॉर्म में ये डिस्क टाइप अरेंज्ड है। ये आपके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स, और ये आपके क्या है, डिस्कोटिक निमेटिक, ये डिस्कोटिक कोलुमिनर। अब इसके बाद क्या आता है, लायोट्रोपिक। अब लायोट्रोपिक हमारे किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड करते हैं कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन किसकी, सॉल्वेंट की, एंड चेंज इन टेम्परेचर, आइदर चेंज इन टेम्परेचर और आइदर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। अब इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, दीज आर सॉल्वेंट एंड कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। अब इसके बाद क्या बात करेंगे कि हमारा लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल आर मेड बाय एडिंग सॉल्वेंट टू द सॉलिड until critical micelle formation is reached, यानी इसमें हम कंसंट्रेट मॉलिक्यूल, इसमें सॉल्वेंट को तब तक ऐड करेंगे जब तक उस सॉलिड की कंसंट्रेशन कहाँ तक नहीं पहुंच जाती, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। यानी आपने सोप का एग्जांपल पढ़ा होगा कि सोप में जब भी क्लीनिंग प्रोसेस होना स्टार्ट करता है तो वहां पे क्या होती है, क्रिटिकल मिसेल फॉर्मेशन, और उस कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। ऑन फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्वेंट लिक्विड क्रिस्टल चेंजेस टू लिक्विड फेज, यानी अगर हम बात करें कि हमारे पास क्या है, लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड है और उसको हमने क्या किया, एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन तक ऐड किया, तब ये कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, मीसोफेज, जिसको हमने क्या बोला, एनाइसोट्रोपिक और लायोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल। लेकिन अगर हमने उसके बावजूद भी उसमें क्या डाला, सॉल्वेंट ऐड किया, तो ये क्या बन जाएगा, आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन। अब ये मैंने सोप का एग्जांपल आपको दिया कि ये अगर सरफेक्टेंट है तो इसमें क्या है, ये इसका हेड पार्ट और ये टेल पार्ट। अब जब भी मिसेल फॉर्मेशन होता है क्रिटिकल कंसंट्रेशन पे,
तब ये मिसेल फॉर्मेशन में क्या होगा कि ये टेल पार्ट सारे एक साथ और ये हेड पार्ट, यानी ये आपका क्या है, वाटर लविंग यानी हाइड्रोफिलिक। और ये पार्ट आपका जो है ये है आपका ये टेल वाला पार्ट, और ये आपका हेड क्या है, हाइड्रोफोबिक। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, लिक्विड क्रिस्टल्स की एप्लीकेशन, यानी हम इसको यूज कहाँ करते हैं। लिक्विड क्रिस्टल आर यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पज इन कॉस्मेटिक्स, यानी जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनमें हमारा क्या यूज होता है, लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल्स बेस्ड डिलीवरी सिस्टम सच एज क्रीम, ऑइंटमेंट, ये सारी चीजों में यानी फार्मास्यूटिकल्स में जो यूज होता है ये आपका क्या है, लिक्विड क्रिस्टल। थर्मोट्रोपिक कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल आर यूज्ड इन बॉडी केयर कॉस्मेटिक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ड्यू टू देयर कलर अफेक्ट कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन नेल पेंट, आई शेडोज एक्सेट्रा, यानी गर्ल्स जितनी भी नेल पेंट्स यूज करती हैं उनमें हमारा क्या होता है, कलर इफेक्ट देने के लिए कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल होता है। अब अगर बात करें डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन फोटोवोल्टाइक डिवाइस, यानी जितनी भी हमारी सोलर एनर्जी डिवाइसेस होती हैं जो हमारा क्या कर रही हैं, सनलाइट को, सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें हमारा क्या यूज होता है, डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल। और इसमें हमारी डिवाइसेस कौन सी हैं, OLEDs एंड मॉलिक्यूलर वायर्स। अब इसके बाद आपका क्या आता है, लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड फॉर डिस्प्लेज, यानी जितनी भी डिस्प्लेज हमारी बनती हैं, LCDs की, कैलकुलेटर्स की, रिस्ट वॉच की, ये सारी इनमें हम क्या यूज करते हैं, कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल। और इसमें हमारा जितने भी कलरफुल थर्मोमीटर्स हमारे हैं उनमें भी हम क्या यूज करते हैं, जैसे हमने नेल पेंट्स में कलर इफेक्ट के लिए क्या यूज किया, कोलेस्टेरिक, इसी तरीके से कलर्ड थर्मोमीटर्स में भी हमारे पास क्या होता है, कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल। अब इसके बाद हमारे पास आता है नया टॉपिक जो हमारा इस बार सिलेबस में ऐड हुआ है, दैट इज ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री, और इसके हमें सबसे पहले क्या देना है, 12 प्रिंसिपल्स की किस बेसिस पे हमें क्या करना चाहिए, सिंथेसिस करना चाहिए। अब सबसे पहला क्या आता है, प्रिवेंट वेस्ट, यानी जितना भी वेस्ट हो वो कम से कम निकले। डिजाइन केमिकल सिंथेसिस टू प्रिवेंट वेस्ट, यानी वेस्ट क्या क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन। लीव नो वेस्ट टू ट्रीट और क्लीन अप, यानी जितना भी आपका वेस्ट निकले वो कम से कम निकले, या फिर बहुत ही ज्यादा, या तो निकले ही ना, या फिर बहुत ज्यादा कम वेस्ट प्रोडक्ट हो जिसको आपको फर्दर ट्रीट करना पड़े। इसके बाद आपका क्या आता है, मैक्सिमाइज एटम इकोनॉमी, यानी एटम इकोनॉमी क्या है कि आपने जितना रिएक्टेंट यूज किया अपना प्रोडक्ट बनाने में वो आपका मैक्सिमम यूटिलाइज हो जाना चाहिए, यानी वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब इसी को हम किस तरीके से लिखेंगे, डिजाइन सिंथेसिस so that the final product contains the maximum proportion of the starting material, that is reactant। जितना भी आप मैक्सिमम प्रोडक्ट लो, मैक्सिमम रिएक्टेंट लोगे, उससे आपको मैक्सिमम फाइनल प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए। वेस्ट फ्यू और नो एटम्स, यानी एटम्स वेस्ट नहीं होने चाहिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे डिजाइन लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस, यानी हमें हजार्डस सिंथेसिस नहीं करना है, वो हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही कम, यानी इस तरीके का डिजाइन बनाना है जिसमें लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस हो। डिजाइन सिंथेसिस टू यूज एंड जनरेट सब्सटेंसेस विद लिटिल और नो टॉक्सिसिटी टू आइदर ह्यूमन और ऑन द एनवायरमेंट, यानी ह्यूमन बीइंग जो काम कर रहा है उस पर भी बहुत कम इम्पैक्ट होना चाहिए, यानी लेस हजार्डस होना चाहिए, और हमारे एनवायरमेंट के लिए भी लेस टॉक्सिक होना चाहिए। डिजाइन सेफर केमिकल्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी जो भी हम मटेरियल सिंथेसाइज कर रहे हैं या डिजाइन कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, सेफर एंड डिजाइन सेफर केमिकल्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी जितने भी केमिकल्स हम सिंथेसाइज कर रहे हैं जिनकी हमें जरूरत है वो क्या होने चाहिए, सेफ होने चाहिए, और जो भी प्रोडक्ट हम सिंथेसाइज कर रहे हैं वो भी सेफ होना चाहिए। डिजाइन केमिकल प्रोडक्ट्स दैट आर फुली इफेक्टिव येट हैव लिटिल और नो टॉक्सिसिटी, यानी जैसे हमने पहले बताया कि हमारा प्रोडक्ट लेस टॉक्सिक होना चाहिए और उतना ही हमारा प्रोडक्ट सेफ होना चाहिए। यूज सेफर सॉल्वेंट्स एंड रिएक्शन कंडीशंस, यानी जो भी हम रिएक्शन कंडीशंस लगा रहे हैं वो भी सेफ होने चाहिए, और जितने भी सॉल्वेंट्स हम यूज कर रहे हैं वो भी हमारे क्या होने चाहिए, सेफ टू यूज होने चाहिए। अब इसमें हम लिखेंगे अवॉइड यूजिंग सॉल्वेंट्स, सेपरेशन एजेंट्स और अदर हजार्डस केमिकल्स
इफ यू मस्ट यूज दीज केमिकल यूज सेफर वंस, यानी जितने भी, अगर मान लो हमें कोई केमिकल यूज भी करना है किसी के प्रोडक्ट के सिंथेसिस के लिए, तो वो यूज हमें कैसा करना है, सेफर प्रोडक्ट यूज करना है, सेफर सॉल्वेंट। अब इसके बाद हम बात करेंगे इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी, यानी हमारे पास जो भी रिएक्शंस हो वो हमारी कैसी हो जानी चाहिए, रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करनी चाहिए, और प्रेशर व्हेनेवर पॉसिबल, यानी कम से कम प्रेशर लगाना हो और रूम टेम्परेचर पे, यानी एक्सटर्नल एनर्जी वहां पे प्रोवाइड ना करनी हो। यूज रिन्यूएबल फीड स्टॉक। अब फीड स्टॉक क्या है, यानी जो हम स्टार्टिंग प्रोडक्ट हम लेते हैं, यूज स्टार्टिंग मटेरियल दैट इज फीड स्टॉक, वो हमारा कैसा होना चाहिए, रिन्यूएबल सोर्स होना चाहिए। द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक इज ऑफन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और द वेस्ट ऑफ अदर प्रोसेसेस, यानी हमेशा क्या होना चाहिए कि हमारा फीड स्टॉक रिन्यूएबल होना चाहिए, जो कि इजी टू अवेलेबल और इजी टू यूज। अब इसके बाद हम बात करेंगे अवॉइड केमिकल डेरिवेटिव्स की, यानी जब भी हम रिएक्शंस करें तो उसमें डेरिवेटिव का सिंथेसिस नहीं होना चाहिए। अवॉइड यूजिंग ब्लॉकिंग और प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स और एनी टेम्परेरी मॉडिफिकेशन इफ पॉसिबल, यानी कम से कम मॉडिफिकेशन करनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज करना चाहिए जिससे कम से कम डेरिवेटिव्स हमारे प्रोड्यूस हो, यानी डेरिवेटिव्स यूज एडिशनल रिएजेंट्स एंड जनरेट वेस्ट, यानी जितने भी डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट बनते हैं वो हमारे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, और उनको फर्दर रिएक्शन कराने के लिए यानी डिस्पोज करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, एडिशनल रिएजेंट्स चाहिए होते हैं। यूज कैटलिस्ट नॉट स्टोइकियोमेट्रिक रिएजेंट्स, यानी जब भी कोई रिएक्शन प्रोसेस कराएं, यानी कोई भी ग्रीन सिंथेसिस करना चाहिए, और उस ग्रीन सिंथेसिस में हमें क्या स्टेप फॉलो करना है कि हमारा क्या होना चाहिए, हम कैटलिस्ट का यूज करें रादर देन स्टोइकियोमेट्रिक रिएजेंट। अब इसका फायदा क्या है, ये क्या करेगा, मिनिमाइज वेस्ट, यानी जब भी हम क्या करेंगे, वेस्ट को मिनिमाइज करेंगे, तो मिनिमाइज कैसे होगा, बाय यूजिंग कैटलिस्ट रिएक्शन। अब कैटलिस्ट को क्या कर सकते हैं, स्मॉल अमाउंट में यूज करके और उसको बार बार रीयूज करके हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं वेस्ट को। दे आर प्रेफरेबल टू स्टोइकियोमेट्रिक रिएजेंट्स व्हिच आर यूज्ड इन एक्सेसिव एंड कैरी आउट रिएक्शन ओनली वंस, यानी स्टोइकियोमेट्रिक रिएजेंट्स अगर आप यूज कर रहे हो, ये लार्ज अमाउंट में भी यूज होते हैं और इनको आप वन टाइम यूज कर सकते हो, लेकिन जब भी हम क्रिस्टल कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं तब ये क्या करेगा, रिएक्शन को इजीली फॉरवर्ड भी करेगा और हम उसको मल्टीपल टाइम यूज भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा डिजाइन केमिकल एंड प्रोडक्ट्स टू डिग्रेड आफ्टर यूज, यानी हमारे पास इस तरीके का प्रोडक्ट सिंथेसाइज होना चाहिए जो हमारा यूज के बाद हम उसको इजीली डिग्रेड कर सके। डिजाइन केमिकल प्रोडक्ट्स टू ब्रेक डाउन टू इनोशियस सब्सटेंस आफ्टर यूज so that they do not accumulate in the environment, यानी इसके बाद क्या हो, वो इजीली डिकम्पोज हो जाए, यानी बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए। एनालाइज इन रियल टाइम टू प्रिवेंट पॉल्यूशन, यानी हमें क्या करना चाहिए, रियल टाइम एनालिसिस करना चाहिए, यानी कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करके हमें क्या करना चाहिए, पहले एनालाइज कर लेना चाहिए, अपनी रिएक्शन को मॉनिटर कर लेना चाहिए, जिससे क्या करेगा, ड्यूरिंग सिंथेसाइज टू मिनिमाइज और एलिमिनेट द फॉर्मेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, यानी जिससे हमें पहले ही पता चल जाए कि इस रिएक्शन में कितना ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होने वाला है। मिनिमाइज द पोटेंशियल फॉर एक्सीडेंट, यानी ये हमारे लिए क्या होना चाहिए, एक्सीडेंट प्रोन नहीं होना चाहिए, यानी जितना भी आपका ग्रीन सिंथेसिस होगा, यानी ग्रीन केमिकल्स के 12 प्रिंसिपल यही है कि हमें ये चीज हमेशा याद रखनी है कि दैट प्रोसेस मस्ट मिनिमाइज द पोटेंशियल फॉर एक्सीडेंट, यानी डिजाइन केमिकल्स एंड देयर फिजिकल फॉर्म्स आइदर लिक्विड, सॉलिड और गैस टू मिनिमाइज द पोटेंशियल फॉर केमिकल एक्सीडेंट इंक्लूडिंग एक्सप्लोजन, फायर एंड रिलीज टू द एनवायरमेंट, यानी जब भी हम कोई रिएक्शन करें तो उससे कोई भी फ्यूम्स या कोई भी सॉलिड सब्सटेंस या कोई भी लिक्विड इस तरीके का नहीं बनना चाहिए कि जो आपका एक्सप्लोजिव हो, एयर कैचिंग हो और एनवायरमेंट में इस तरीके की गैसेस ना रिलीज करे जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो, दैट कैन कॉज एक्सीडेंट। तो ये सारी चीजें हमें क्या याद रखनी है ग्रीन सिंथेसिस में, यानी ग्रीन केमिस्ट्री के ये क्या है 12 प्रिंसिपल्स। अब हमारे पास क्या आता है, एक छोटी सी डेफिनेशन, दैट इज ग्रीन केमिकल्स, यानी अब आपसे कोई भी पूछे व्हाट आर ग्रीन केमिकल्स तो आप क्या डिफाइन करेंगे, अ ग्रीन केमिकल इज वन दैट प्रोवाइड
higher performance and functionality while using more environmentally throughout its entire life cycle. This approach has been categorized in the 12 principles of green chemistry that provides a framework to innovation and design. यानी ग्रीन केमिकल वो है जो कि आपका एनवायरमेंटली फ्रेंडली है और जिसके सिंथेसिस के दौरान आप क्या करते हैं, यानी उसके किसी भी केमिकल के इनोवेशन में अगर आप ये 12 प्रिंसिपल का ध्यान रखते हैं और वो बिल्कुल भी हजार्डस नहीं है, ना ही मैनकाइंड के लिए और ना ही अपने ह्यूमन मैनकाइंड के लिए और सोसाइटी के लिए, तो आप क्या बोल सकते हैं कि वो हमारा क्या है, ग्रीन केमिकल है। अब डेफिनेशन आती है ग्रीन केमिस्ट्री। अब ग्रीन केमिस्ट्री क्या है? इट इज एन एरिया ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग फोकस्ड ऑन डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट, यानी ये क्या है, केमिस्ट्री की ही ब्रांच है जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट के डिजाइन के दौरान किस चीज का याद रख रहे हैं, दैट मिनिमाइज और एलिमिनेट द यूज एंड जनरेशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस। यानी ग्रीन केमिस्ट्री का यूज किस लिए किया जाता है कि हमारे पास जितने भी केमिकल सिंथेसाइज हो या जितनी भी रिएक्शन हम प्रोसीड कराएं वो हमारी लेस टॉक्सिक हो और ग्रीन वे में हम उसको क्या करें, सिंथेसाइज करें। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास दो ग्रीन केमिकल्स हैं, एक हमारा क्या है, एडिपिक एसिड और एक पैरासीटामोल। अब इनका सिंथेसिस हमें क्या करना है, कन्वेंशनल मेथड से भी करना है और ग्रीन रूट से भी करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, एडिपिक एसिड का कन्वेंशनल मेथड पढ़ेंगे और उसके बाद इसका ग्रीन रूट, इसी तरीके से पैरासीटामोल का। अब इसमें जैसे ही हमने हेडिंग लिखा रिडक्शन ऑफ बेंजीन, तो यानी हमें क्या पता है कि बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या है। अब जैसे ही बेंजीन की स्ट्रक्चर पता है तो रिडक्शन क्या कहेंगे हम, रिडक्शन दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ये किसकी प्रेजेंस में करेंगे, प्लेटिनम और निकेल की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन। अब ये जैसे ही हमारे पास बना साइक्लोहेक्सेन, अब हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसकी प्रेजेंस में होगा, कोबाल्ट कैटलिस्ट। अब जैसे ही ये O2 का एडिशन होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास, यानी एक प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा कीटोन और एक बनेगा एल्कोहल। एक हमारे पास बनेगा साइक्लोहेक्सेनॉन और साइक्लोहेक्सेनॉल, यानी एक हमारे पास अल्कोहल और एक हमारे पास कीटोन ग्रुप, यानी डबल बॉन्ड O और एक फंक्शनल ग्रुप OH। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, थर्ड स्टेप, ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉन टू एडिपिक एसिड। अब हमें क्या करना है, फिर से ऑक्सीजन का एडिशन करना है। अब हम किसकी प्रेजेंस में करेंगे, HNO3 की प्रेजेंस में, यानी अब हमारे पास कीटोनिक ग्रुप जो है इसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, यानी इन प्रेजेंस ऑफ HNO3। अब जैसे ही हमारे पास ये ग्रुप है और अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट एडिपिक एसिड, तो H। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर H2 और OOH तरीके से COH। ये चीज आपके पास क्या आ गई, दैट इज एडिपिक एसिड। ये आपका क्या है, कन्वेंशनल मेथड, यानी जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बेंजीन का यूज कर रहे हैं जो कि बहुत ही हजार्डस इन नेचर है। ये आपका रिएक्शन 3 स्टेप्स में हुआ। जैसे ही आपको इसके हेडिंग्स याद हुए वैसे ही आप इसको क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बना लेंगे। अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे इसके ग्रीन रूट की, यानी हमने एडिपिक एसिड को कैसे बनाया बाय ग्रीन रूट। अब हमें इसके लिए क्या पता होना चाहिए, ग्लूकोज, यानी हमने क्या करना है, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज बाय ई कोलाई, यानी अब हमें ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। के लिए हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज, जैसे हमने बेंजीन रिंग बनाई वैसे ही हम क्या करेंगे, बेंजीन रिंग बना लेंगे और एक जगह सिर्फ हम क्या इंसर्ट कर देंगे, O ग्रुप, और ये यहाँ पे हमारा CH3 और हमारा OH ग्रुप। अब इसके बाद हम इसका रिडक्शन करेंगे ई कोलाई की प्रेजेंस,
अब जैसे ही हमने इसका रिडक्शन किया तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके से, 3 हाइड्रोक्सी कीमेट। अब यहाँ पे आ गया आपका डबल बॉन्ड, ये आपका O और ये आपका OH, और यहाँ पे फिर से OH, और यहाँ आ जाएगा हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी ये हमारा हो गया है 3 हाइड्रोक्सी स्कीमेट। अब ये जो प्रोडक्ट बना है 3 हाइड्रोक्सी स्कीमेट, हमें फर्दर क्या करना है, इसी का रिडक्शन कराना है, फिर से किसकी प्रेजेंस में, ई कोलाई की प्रेजेंस में। यानी अब इस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, दोबारा से बना लेंगे। अब जैसे ही इसका रिडक्शन करेंगे तब हमारे पास क्या मिलेगा, म्यूकोनिक एसिड। यानी ये म्यूकोनिक एसिड क्या होगा, कि इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यूकोनिक एसिड। अब हमें फर्दर क्या करना है, इस म्यूकोनिक एसिड का रिडक्शन करना है। यानी अब इसका रिडक्शन करके हमें क्या मिलेगा, एडिपिक एसिड। यानी हमारे पास ये डबल बॉन्ड हट जाएंगे, यानी ये सेम एसिड क्या मिलेगा, एडिपिक एसिड। हमारा क्या मिल गया, एडिपिक एसिड। यानी ये भी हमारी क्या है, ग्रीन रूट की भी 3 स्टेप्स रिएक्शन है। यानी पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका ई कोलाई के साथ रिडक्शन किया तो यानी हमारे पास क्या मिल गया, 3 हाइड्रोक्सी स्कीमेट, जिसकी स्ट्रक्चर हमें पता है ये। और जैसे ही हमें ये स्ट्रक्चर मिली तो हमें क्या पता है कि इसका फर्दर रिडक्शन करेंगे, जो कि हमें क्या देगा, म्यूकोनिक एसिड। अब ये म्यूकोनिक एसिड कैसा है, सिस सिस म्यूकोनिक एसिड। अब इसका हमें फिर से क्या करना है, रिडक्शन, जो कि हमें डायरेक्ट देगा एडिपिक एसिड। अब इसके बाद अगर हम बात करें कन्वेंशनल मेथड की, यानी हम अब हमें प्रिपेयर करना है पैरासीटामोल, जो कि कन्वेंशनल मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। यानी हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, फिनोल से। और फिनोल का नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में करेंगे, HNO3। फिनोल हमारा क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप। अब जैसे ही हमें क्या पता है कि हमें इसका नाइट्रेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, यानी नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जैसे ही किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। और ये नाइट्रो ग्रुप कहाँ ऐड होगा, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन। यानी ये OH एज इट इज, और इसके बाद हमारा एक NO ग्रुप, यानी NO2 ग्रुप यहाँ, और एक हमारा ग्रुप बनेगा जिसमें होगी पैरा पोजीशन। अब हम क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप टू अमीन। यानी अब हमें क्या लेना है, अब हमें ये पैरा ग्रुप लेना है, जो हमारा मेजर प्रोडक्ट, ये हमारा क्या है, माइनर ग्रुप। अब ये जैसे ही हमें पता चला कि हमारा ये जो पैरा नाइट्रो ग्रुप है, ये हमारा कौन सा है, मेजर ग्रुप है। अब इस मेजर ग्रुप को लेके हमें क्या करना है, का रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन फिर से किसकी प्रेजेंस में, H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एंड निकल, या फिर हम क्या कह सकते हैं, रेने निकल। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा NO2 ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा NH2 ग्रुप से। यानी ये OH एज इट इज, और ये जो हमारा नया ग्रुप आ जाएगा NH2 ग्रुप। यानी नाइट्रो ग्रुप को हमने रिप्लेस कर दिया NH2 ग्रुप से। अब जैसे ही ये NH2 ग्रुप हमारे पास आया तो यानी ये हमारा क्या बन गया, पैरा एमिनो फिनोल। अब ये पैरा एमिनोफिनोल क्या करेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। अब इस एसिटिक एनहाइड्राइड को हम कैसे लिखेंगे, यानी पहले हम वो प्रोडक्ट लिख लें जिसके साथ रिएक्शन करानी है, OH और NH2। अब ये ग्रुप हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, CH3, C डबल बॉन्ड O, ये आपका O,
ये फिर से C, यहाँ पे डबल बॉन्ड H3। ये जैसे ही ये ग्रुप आपके पास आया एसिटिक एनहाइड्राइड, अब आपको ये ग्रुप एज इट इज ऐड कर देना है इस हाइड्रोजन पे। यानी आपको ये याद रखना है कि आपने एडिशन कहाँ किया, NH के साथ। यानी पैरासीटामोल की स्ट्रक्चर आप जैसे ही एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से बनेगा। तो आपको क्या करना है, NH के साथ यानी एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे NH, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, CH3 और C डबल बॉन्ड। ये आपका क्या बन गया, ये आपका पैरासीटामोल। अब आपको क्या याद रखना है कि ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट। अब इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि आप ग्रीन रूट से इसको कैसे सिंथेसाइज करेंगे। ग्रीन रूट में अभी तक हमने क्या लिया, फिनोल। फिनोल जो है हमारा ग्रीन केमिकल नहीं है। अब हम इसमें लेंगे हाइड्रोक्विनोल, यानी OH ग्रुप और ये आपका OH ग्रुप। अब इसके साथ हमें रिएक्शन करानी है अमोनिया एसीटेट, यानी NH4 पॉजिटिव प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा CH2 ग्रुप। अब ये आपका क्या करेगा, रिएक्शन करेगा किसके साथ, ये क्या बना लेगा, OH, ये बना लेगा आपका डायरेक्ट NH2। अब ये जैसे ही इसने क्या बनाया, पैरा एमिनो फिनोल। अब ये पैरा एमिनो फिनोल किसके साथ रिएक्शन करेगा, यानी ये पैरा एमिनो फिनोल आपके साथ रिएक्शन करेगा। ये आपका हो जाएगा एज इट इज, हम इसको ऐसे भी लिख H3। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एज इट इज ये जो आपका ग्रुप है ये एज इट इज ऐड हो जाएगा यहाँ, यानी जैसे हमने पहले बनाया एज इट इज आपका हो जाएगा OH, जाएगा N, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और ये यहाँ से इसके साथ कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल, और ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड O और CH3। ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट। यानी हमने क्या किया, ग्रीन सिंथेसिस के थ्रू हमने क्या किया, पैरासीटामोल का सिंथेसाइज, यानी हमने इसमें यूज किया हाइड्रोक्विनोल। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या हैं ग्रीन केमिस्ट्री के। अब सबसे पहला क्या है, मेनी केमिकल्स एंड अप इन द एनवायरमेंट बाय इंटेंशनल रिलीज, by unintended releases including emission during manufacturing or disposed of, so we must use green chemicals। यानी कुछ कुछ सिंथेसिस के दौरान हमारे क्या होते हैं, केमिकल्स बहुत ज़्यादा हजार्डस होते हैं और ऐसी गैसेस का रिलीज करते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ग्रीन केमिकल्स का यूज़ करना चाहिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स सफर लेस हार्म फ्रॉम टॉक्सिक केमिकल्स इन द एनवायरमेंट, यानी प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं जितने भी हमारे हजार्डस केमिकल हैं, लेकिन जितने भी हमारे ग्रीन केमिकल्स हैं जो लेस टॉक्सिक हैं उनसे हमें क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स पे भी लेस हार्मफुल होते हैं। लोअर पोटेंशियल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन एंड स्मॉग फॉर्मेशन, यानी अगर हम ग्रीन केमिकल्स यूज करते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री की बात अगर करें तो ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी लो पोटेंशियल यानी रिस्पॉन्सिबल है। जो ग्रीन गैस यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हो रहा है वो सारा किसकी वजह से हो रहा है, ये हार्मफुल गैसेस की वजह से। तो अगर ग्रीन रूट या ग्रीन केमिकल्स हम यूज करते हैं तो उसका पोटेंशियल भी कम हो जाता है। लेस केमिकल डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम, यानी इसमें भी आपका क्या होगा, लेस केमिकल डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम। आई होप आपको ये यूनिट बहुत अच्छे से समझ आई होगी। जो भी इस यूनिट में आपके इश्यूज हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।